पहले हमारी लाइफ में थिएटर आया। थिएटर ने हमें एक अलग एंगल दिया, एक एंटरटेनमेंट का। लेकिन फिर बाद में आया सिनेमा। सिनेमा ने हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी। सिनेमा हमने हर हमेशा एक अलग एंगल से देखा है। कभी वो एक्टर के एंगल से देखा है, तो कभी डायरेक्टर के एंगल से देखा है, कभी लिरिसिस्ट, कभी म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन आज हम सिनेमा देखेंगे एक ऐसे आदमी की नज़र से कि जो जर्नलिस्ट रहा है, जिसने 5 टू 6 डिकेड्स एक सिनेमा एक इंडस्ट्री को दिए है। ऐसे इंसान के थ्रू हम सिनेमा को, उनके लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट है, लेजेंडरी दिनेश रहेजा, जिनके पास में एक इमेंस एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। काफ़ी सारे स्टोरीज निकल के आएंगे। ऑब्वियसली जब एक 5 टू 6 डिकेड्स का एक्सपीरियंस रहेगा तो स्टोरीज तो बनती ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट। हेलो दिनेश जी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं थैंक आप? यू। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एज यूजुअल। तो हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें इसके पहले मैं आपको पूछ लेता हूँ कि आपके फैमिली में कोई ऐसा मूवी का, फिल्म का, सिनेमा का बैकग्राउंड है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इतना था कि एक बार मेरी मम्मी ने एक बलिदान पिक्चर में 20,000 लगाए थे अपने मेरे भाई के बोलने पर। वो 20,000 बलिदान हो गए। बस इतना सा था। तो जर्नलिज्म और बॉलीवुड ये दोनों कैसे एक साथ आ गए? जर्नलिज्म और बॉलीवुड मेरे कुछ मैंने वाज इन द 6th स्टैंडर्ड तभी आ गए, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरे पास हमारे स्कूल में बड़े से स्क्रैप बुक दिया करते थे, तो उनके बहुत सारे पेजेस बच गए थे। तो मैंने जो पढ़ने का था वो फेंक दिया और दूसरा उनके ऊपर फिर मैं फ़ोटोग्राफ चिपकाने लगे। 1972 मुझे याद है, मैंने दुश्मन, पाकीज़ा, दिल दौलत और दुनिया, इन सब के काट के पोस्टर लगाए थे और छोटे छोटे रिव्यू लिखे थे। और मैंने उस वक्त ये लिखा था कि पाकीज़ा का एंडिंग एकदम बकवास है, कि डोली एक कोठे पे जा रही है। That was my sensibilities at that young age, but that's the way I felt even then कि ये क्या दिखा रहे हैं। वाह, मतलब आपको एक सेंस तभी भी था एक मूवी कैसी रहनी चाहिए या फिर? मतलब एक सेंस था, अभी वो अग्री करे नहीं करे लोगों से, आई डिड नॉट बॉदर। वो मेरा एटीट्यूड ऐसे ही रहा है हमेशा। आई राइट व्हाट आई फील, और मैं चेंज नहीं करता हूँ कि अरे लोग बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, तो अभी जिसको चेंज कर दो। आई डोंट डू, बिकॉज इट शुड रिफ्लेक्ट माई पर्सनैलिटी जो भी मैं लिख रहा हूँ। तो आपने एज अ मूवी फर्स्ट टाइम कब देखी थी जो आपको याद है अच्छे से? हाँ, हम नैनीताल गए थे छुट्टियों के लिए, तो वहाँ पे मेरे महबूब देखी थी। मेरे को तो बिल्कुल राजेश समझ में नहीं है। नहीं नहीं, आप तो बहुत पहले की, मैं पुरानी, साधना राजेंद्र कुमार हाँ, की। साधा राजेंद्र हुआ, करेक्ट। उसमें गाना था मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। करेक्ट। मुझे लगता था ये गाना कब खत्म होगा। सेकेंड टाइम देखा तो अलग रवैया था मेरा, उसमें पहले की बात कर रहा हूँ। आई मस्ट हैव बीन 5 और 6, और मुझे लग रहा था कब पर्दे खुलेंगे और कब हम बाहर जाएंगे और हम लोग यॉट में जाके बैठेंगे। मुझे कुछ समझ, डायलॉग नहीं समझ आ रहे थे क्योंकि थोड़े उर्दू टाइप के थे, और ये जो उन्होंने पहना हुआ था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यहाँ चल रहा है। लोग ऐसे पर्दा उठा रहे हैं, फिर आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। तो पहली एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रही मेरी, लेकिन उसके बाद एक एक्सपीरियंस रही। हम गए थे कश्मीर की कली पिक्चर देखने के लिए, तो उसमें एक गाना है ना, तारीफ करूं क्या उसकी, करेक्ट। उसमें एंडिंग में पानी में गिर जाता है। हम्म। तो हमको तो बहुत पसंद आई। मेरे डैडी ने बोला चलो लेट्स गो होम, ये बंदर जैसी पिक्चर हमको नहीं देखनी है, हम लोग चले वहाँ से उठ के। फिर तीसरी मैंने पिक्चर देखी थी, तभी मुझे फिल्म से मोहब्बत हो गई, और उस फिल्म की हीरोइन से भी मोहब्बत हो गई। कौन? वो थी साधना, फिल्म थी राजकुमार। तो प्रिंस और प्रिंसेस और ट्राइबल वुमेन, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट वाज स्टिल एट माय, आई वाज इन अ स्कूल, और ये पिक्चर भी कुछ स्कूल लेवल के ही थी। मतलब वेरी, इफ यू गो टू सी इट्स अ वेरी, स्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल है। तो आई लव दैट फिल्म। उसके गाने भी मुझे बहुत पसंद आए थे। तो उसके बाद मैंने ठान ली थी कि मैं फिल्में देखूंगा ज़रूर, क्योंकि मुझे, आई गॉट अट्रैक्टेड टू फिल्म्स। आप बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई से हुए, जी। तो पेरेंट्स के साथ में एक मुंबई का आपने जो बदलता हुआ रूप देखा है, तो उसकी कुछ हार्टफेल्ट मेमोरीज है आपके? मुझे ये मेमोरीज है कि आई यूज्ड टू स्टे इन दी पैराडाइज ऑफ सिनेमा।
हम ग्रैंड रोड में रहते थे, भारत नगर बिल्डिंग में। नीचे सुपर सिनेमा था, सामने शालीमार था, फिर उसके बाद था मिनरवा, उसके बाद थी अप्सरा, कैपिट नहीं हुई, क्या नाम है, इम्पीरियल, स्वास्तिक। तो आई वॉज सराउंडेड बाय थिएटर्स। और हम क्वालिटी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ जाते थे और उसके बाद हम पिक्चर देखने चले जाते थे कभी कभी। तो मुझे, मेरे डैडी को मैंने जैसे बताया, मालूम था कि मुझे साधना बहुत पसंद है। तो अनीता करके एक पिक्चर आई थी, बहुत फ्लॉप पिक्चर थी। उसके प्रीमियर पे भी ले गए थे मुझे डैडी। और बाद में जब वो पिक्चर 1 वीक एक्सटेंडेड हो गई ना, उन्होंने एक्सटेंड किया, तो बोले चलो 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 अनीता देखने चलते हैं। तो मैंने वो फ्लॉप पिक्चर 2 बार देखी, और सच बताऊं तो दोबारा और भी देखी बाद में। आपका ये जो टोटल करियर है, जी अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डिकेड का है ये करियर। जी। तो व्हेन यू लुक बैक टू योर करियर, हाउ डू यू फील? आई फील वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी। क्योंकि जो जो मैंने, जहाँ तक फिल्म्स की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ और होती है, मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है ना, मैं उस दिन अपनी फाइल्स क्लियर कर रहा था, डिजिटलाइज कर रहा था। तो मैंने देखा, अरे मैंने इतने आर्टिकल्स लिखे हैं, इतने हस्तियों से मिला हूँ। एंड यू नो आई ऑलवेज मीट देम ऑन वन। मुझे कभी नहीं लगता है कि ये राजेश खन्ना है या अमिताभ बच्चन है। मुझे लगता है ये मेरा इंटरव्यू ही है, मुझे इसको इंटरव्यू करना है। तो आई एम नॉट ऑड बाय देम, एंड दे हैव बीन वंडरफुल टू मी, ऑल ऑफ देम। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला तुम मेरे वैनिटी के वैन के बाहर 4 घंटे खड़े रहो, ऐसे कभी नहीं हुआ। दिनेश रहेजा आए हैं, उनको जाके बोलते उसके मैनेजर, फट ऐसे फटाक से मुझे बुला लेते हैं अंदर। और जो कोई नहीं करता है ऐसे, फिर मैं उनके साथ हट जाता हूँ, उनसे संबंध नहीं रखता हूँ। आपके लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था कि जिसकी वजह से आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हुआ? 2 टर्निंग पॉइंट थे। एक था, हम 6 स्टैंडर्ड में, मेरी टीचर थी, इंग्लिश टीचर मिसेज राव। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, मतलब मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था, हालांकि मैं लास्ट बेंच पे भी बैठने के काबिल नहीं था, क्योंकि मुझे स्टडीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के। लैंग्वेजेस में बहुत माहिर था। तो उन्होंने मुझे बुलाया बाहर, इंग्लिश टीचर ने, और कहा तुम्हारी कॉम्पोजिशन पढ़ के सुनाओ सबको। तो मैंने सुना, मुझे लगा अभी इसमें ये क्या बोलते हैं, ढूंढेगी क्या क्या फॉल्ट्स हैं, सो शी सेड, शी टोल्ड द क्लास कॉम्पोजिशन इस तरह लिखनी चाहिए। और फिर मुझे क्लास नीचे ले गई लाइब्रेरी में, और उन्होंने कहा तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम यहाँ आया करो लंच टाइम में, एंड यू रीड। सो लैंग्वेज मैं लिख सकता हूँ, उसकी पहचान उसने की। और फिल्म लैंग्वेज में मुझे लिखना, मतलब जो मुझे फिल्म की तरह जो मेरा रुझाव है, वो मेरे हिंदी सर ने बताया था। उसने मुझसे कहा था, आप इतना अच्छा लिखते हो, लेकिन प्रेमचंद की तरह क्यों नहीं लिखते, गुलशन नंदा की तरह क्यों लिखते हो? गुलशन नंदा में थोड़ा, उनकी नॉवेल्स बाद में जाके फिल्म्स बनती थी। करेक्ट। तो जो सेकेंड इंसिडेंट है जिसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, वो ये था कि मुझे डॉक्टर ने कहा अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल है जीने के लिए। तो उसकी वजह से मेरा होल अप्रोच टू, मैं सब जल्दी जल्दी में करना चाह रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहा था। लेकिन फिर बहुत वक्त मिल गया। अभी उस बात को 1997 की बात है, अभी 2000। क्या हुआ था? मुझे एक कार्डियोमायोपैथी करके, इडियोपैथिक क्या नाम बोल रहा हूँ, कार्डियोमायोपैथी। तो उसमें क्या होता है, इडियोपैथिक यानी कॉज अननोन, किस वजह से हुआ है तो उनको पता नहीं, तो उसका क्योर भी अननोन। तो मैंने फिर आर्ट ऑफ लिविंग, योगा, रेकी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की। तो दैट रियली हेल्प मी अलॉट। ओके। तो दीज टू, एक मुझे मतलब एक आ गया एक इम्प्रेशन के एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, सब बस पल भर का है। तो अभी भी उससे आप सफ़र कर रहे हो या फिर एवरीथिंग इज़ क्योर्ड? नो नो नो, इट्स नॉट गॉड, बट आई हैव लर्न टू लिव विथ इट। ओके। द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ नाउ। सो उस पर मैंने एक वो टाइम कुछ 2 लाइंस लिखी थी। पल की पलकों पर एक और पल है, पल की पलकों पर, पल को ही समझते हैं ना ये, पल की पलकों पर एक और पल है, एक पल गुजरा, आने वाला एक और कल है, जो पल हुआ खर्च वही सच है, सपने देखने में मगर क्या हर्ज है। वाह! सही बात है। इट्स ऑल सपने देखने टेम्पररी। में क्या हर्ज है। करेक्ट।
तो मैंने सपना देखा था कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनूंगा, एडिटर बनूंगा। वो हो गया पूरा मेरा सपना। लेकिन इसका मतलब नहीं वो सपना पूरा हुआ तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद नए सपने जगे कि अभी और कुछ करना है और कुछ करना है। तो मैं आई कीप इवॉल्विंग। नाइस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या मेरी पब्लिशर जो थी मेरी मैगजीन की, वो मुझे कहती थी यू आर एन आइडियाज मैन। बोलते तुम्हारे पास इतनी आइडियाज एंड शी सेड व्हाट इज गुड वाज दैट यू हैव आइडियाज एंड यू एग्जीक्यूट देम। बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी, ये हमेशा हाथ में हाथ लगे आगे चलते हैं। ऑब्वियसली हर इवेंट, हर एक्टर या फिर हर मूवी कंट्रोवर्शियल नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी रहती ही है। तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था कंट्रोवर्शियल, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड? हुआ था बट मतलब मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, ऐसे हो गया। डेमी मोर ने कवर किया था व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। उसमें उन लोगों ने कहता उनके डिज़ाइनर ने उनको बॉडी पेंट किया था। तो वो कवर मुझे मेरे कलीग ने बताया। उसने ऐसे ही बताया कि देखो क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों, हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा इस इंडस्ट्री में ऐसा कौन करने के लिए तैयार होगा। तो मुझे एक ही नाम सूझा, पूजा भट्ट। तो पूजा भट्ट को मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आई विल डू इट। वो तो हमेशा ऑफ कोर्स आई विल डू इट, शी वाज माहिर इन दैट, शी वाज अ चैम्प एट दैट। फिर मैंने कहा इसको बॉडी पेंट कौन करेगा। मैंने सोचा फिर ऐना सिंह, जो मुझे अपना मेंटर मानती हैं, क्योंकि वो जब शुरू शुरू में आई थी तो मैंने उनके साथ एक फीचर किया था वैसे किडनैप्स जैकी श्रॉफ फॉर अ डे, शी एंड टू अदर गर्ल्स। नाम किडनैप था, किडनैप कुछ किया नहीं था मतलब। सो शी कंसिडर्स मी अ मेंटर। और उनके वो जब भी उन्होंने करियर शुरू भी किया था तो हमारा एक वैनिटी फेयर फीचर था। उसमें हम जो जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे उनका नाम और छोटा सा फोटोग्राफ देते थे। तो ऐना सिंह के साथ मेरा वो लंबा सा रिश्ता था एक। तो ऐना सिंह ने कहा ऑफ कोर्स आई विल डू इट, एनीथिंग फॉर यू। फिर ये दो हो गए। फिर फोटोग्राफर कौन, मेरा बहुत ही पसंदीदा फोटोग्राफर था जगदीश माली। तो वो उसमें एक क्वालिटी की वो ह्यूमन एस्पेक्ट आर्टिस्ट का कैप्चर करता था। आपने जगदीश माली का नाम सुना है कि नहीं? नहीं। अंतरा माली का नाम सुना है? हाँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये अजीब लग रहा है कि मैं उनको कहूँ कि वो अंतरा माली के फादर थे, क्योंकि जगदीश माली वॉज अ वेरी फेमस वेल नोन फोटोग्राफर। पर आज की जनरेशन या आपकी जनरेशन उसको शायद अंतरा माली के फादर के नाम से जानती है। तो जगदीश माली, तो हम लोग ने ये किया कवर। कुछ 10 बजे मिले थे हम लोग रात को। सुबह 4 साढ़े 4 तक पेंटिंग हो रही थी, उनकी बॉडी पेंटिंग। उसमें क्या है ना, ऐसे लग शी वाज वेयरिंग अ बिकिनी, शी वाज वेयरिंग अ बिकिनी। और उसके ऊपर हम लोगों ने एक सूट बनाया था, पिन स्ट्राइप सूट, रेड टाई। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शी इज वेयरिंग दीज क्लोथ्स। देन ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन यू रियलाइज अरे ये तो पेंट है। तो ऐसे किया राइट। था हमने। और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ही पॉपुलर हुआ कवर। लेकिन उसके बाद ये भी हुआ कि स्मॉल सेक्शन ऑफ द रीडर्स, पब्लिक आउटक्राई हो गया कि ये क्या है, ये कैसे अलाउ हो सकता है, ये क्यों है। तो नेक्स्ट डे उन लोगों ने हमारी इस कवर को कॉपी सीज कर ली इस कवर की। और मतलब कुछ देर के लिए अमल मुझे थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि इतनी मेहनत की थी और इतना बिक रहा था वो कवर, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी कॉपीज बिकी थी। एंड सम पीपल लव्ड इट, दे कॉल्ड इट आर्ट। लेकिन मेरे लिए क्या फ़ायदे में रहा कि जैसे फेमस कॉलमनिस्ट है ना, जैसे शोभा डे हैं, अनिल धारकर हैं, और मुझे लगता है प्रीतिश नंदी ने भी लिखा था कि दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ नॉट वल्गर, दिस इज़ आर्ट। तो इनफैक्ट मुझे उससे एक बढ़ावा मिल गया, एक एक रेपुटेशन बन गई मेरी राइट। कि ही डज आर्टिस्टिक कवर्स। और उन्होंने देखा बाद में, नज़दीक से करीब से देखा तो उनको पता चला कि शी इज़ वेयरिंग क्लोथ्स बिलो द पेंट। तो व्हाट इज़ द बिग डील, बिकिनी में तो कितने हीरोइंस ने पोस्ट किया है। तो उन्होंने केस छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त के लिए मैं बहुत टेंशन में रहा, क्योंकि आई एम अ फैमिली मैन, आई गॉट अ वाइफ, फादर, मदर से तो मुझे लगा उनको, लेकिन दे वर वेरी सपोर्टिव, माय पेरेंट्स एंड ऑल। तो आपके फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला था ये?
मेरी वाइफ घबरा गई बहुत, लेकिन मैंने उनसे बात की, मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं घबराने वाली, इट्स जस्ट अनदर। क्या होता है ना हमारे फिल्म मैगजीन्स के इंडस्ट्री में, ऐसे होते हैं कभी कभी, कोई कोई केस कर देता है हमारे ऊपर, या कोई कुछ। मेरे मैगजीन के ऊपर कम ही केस हुए, क्योंकि मैं वो टाइप की स्टोरीज नहीं करता था। मैं नहीं कहता कि वो जो करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन मैं वैसी स्टोरीज नहीं करता था। अगर किसी के अफेयर के बारे में लिखना है तो दोनों पार्टी से मैं बात करूंगा, तो ऐसे नहीं कि एक ने बता दिया तो मैंने लिख दिया, क्योंकि शायद ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आई फील यू शुड गिव अ फेयर चांस टू बोथ द पार्टीज टू टॉक। दैट्स ट्रू। और आज की अगर हम डेट की बात करें, जी, अपार्ट फ्रॉम अफेयर भी, हमें जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही है वो काफ़ी बार रिवैलिडेट करनी पड़ती है कि सही में ये सच है या नहीं है। बेचारे दिलीप कुमार को उन्होंने कितनी बार मार डाला, मतलब दिलीप साहब नो मोर, दिलीप साहब नो मोर, उसमें बेचारे। तो उनकी उम्र भी बढ़ गई। मर भी बढ़ गई उनका, देख के उनको लगा भी होगा कि यार ऐसे छुआ होगा मैं जिंदा हूँ कि नहीं। नहीं, दैट मीडिया क्या क्या लिखते हैं यार, तो वो जो इन लोग क्या कहते हैं उसे, ट्वीट नहीं, क्या ट्रोल करते हैं। ट्रोलिंग। माय गॉड, मतलब कोई सेंसरशिप ही नहीं है वहाँ पे। करेक्ट, दैट्स ट्रू। बहुत ही अजीब अजीब चीजें लिखते हैं। आई मीन स्पेशली अबाउट heroines sexual life and all, they write such rubbish. दैट्स ट्रू, वो है। आप एक इंडस्ट्री के लिए आउटसाइडर हो, लेकिन एक इनसाइडर एक्सेस है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो। तो मैं पूछना चाहूँगा कि 3 फ़िल्म आपको बताऊँगा नाम। हाँ, एक फर्स्ट है राजा हरिश्चंद्र, हाँ, फिर बाद में है आलम आरा, और थर्ड है मुग़ल-ए आज़म। हाँ, राजा हरिश्चंद्र इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट मूवी थी जिसको हम चलचित्रपट भी कह सकते हैं। या फिर सेकंड थी आलम आरा जिसमें डायलॉग थे जिसमें, और थर्ड थी मुग़ल-ए आज़म जो एक कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन बन गई, और साथ में ही एक हल्का-सा उसमें कलर मूवी भी का पार्ट आ जाता है। राइट, आई गेस राइट। सो एंड ऑफ द मुग़ल-ए आज़म, और वो सॉन्ग में भी। तो ये 3 जो मूवी का इवोल्यूशंस हुए हैं, वो कैसे मैं हुए? आपको कुछ उनके इंटरेस्टिंग साइडलाइट्स बताता हूँ, विदाउट गोइंग इनटू द ड्राई एस्पेक्ट। राजा हरिश्चंद्र जब बनी थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने सब वाइफ की ज्वेलरी वगैरह बेच डाली थी, या वो कर दी थी, क्या बोलते हैं हम देते हैं, गिरवी, गिरवी मॉर्गेज। रख देते। सेकंड बात ये कि इस फिल्म में ना जब वो सक्सेसफुल हो गई थी, तो अभी हम लोग कैसे डिजिटली पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो इसलिए कि पोटली बना के उसमें कॉइन्स डाल के बुल्लक कार्ट में लेके जाते थे, और यही करते रास्ते में, यही सोचते थे कहीं चोरी नहीं हो जाए, कोई डाका नहीं डाले। और तीसरी बात, इस फिल्म की जो हीरो है, हीरोइन है, वो एक्चुअली हीरो है। ओह! उस जमाने में कोई फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब सिर्फ मेल एक्टर्स रहते थे। हाँ, मेल एक्टर से काम करवाया उन्होंने उस फिल्म में। तो इट वाज अमेजिंग, एंड आई हैट्स ऑफ टू दैट मैन कि उसने सोचा कैसे बना सकता हूँ फिल्म। मुझे लगता है बहुत लंबी फिल्म नहीं थी, लेकिन जितनी भी बनाई, और अभी तो उसमें से भी बहुत सारा है नहीं पिक्चर का, सैल्वेज नहीं कर पाए, तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हैं पिक्चर के। ओके। और मुगले आजम के बारे में तो उस पिक्चर के क्या गाने थे, क्या उसकी ये मुगले आजम मैंने बाद में देखी, क्योंकि मेरे ये रिलीज हुई थी 1960 में, और उसके बाद कुछ साल बाद मेरे महबूब नहीं रिलीज हुई थी, तो मैंने आपको कहा वो पिक्चर मेरी समझ में नहीं है, तो मुगले आजम का तो समझ आना पॉसिबल ही नहीं था 1960 में, तो मैंने देखी भी नहीं थी। बाद में मैंने देखी, उसका म्यूज़िक आप ले लीजिए, शकील बदायूनी के लिरिक्स ले लीजिए, उसके आप सेट्स ले लीजिए। जो मैंने सुना है उसके प्रीमियर पे ये पृथ्वीराज कपूर जी हाथी पे बैठ के आए थे। कहाँ तक हाँ, ये सच है मुझे नहीं ये मालूम। सुना है मैंने भी। सुना है ना आपने? हाँ। हाँ, ये मैं पृथ्वीराज कपूर ने बताया था हमें कि मैं ना एक मिरर रखता था अपने मेकअप रूम में, मेरे हाइट वाला मिरर, और उसमें देखकर मैं बोलता था, मतलब अपने डायलॉग बोलता था, जैसे एक देन आई टू फील पावरफुल फ्रॉम विद इन, हुँ। क्योंकि रिफ्लेक्शन देख के अपनी मुझे वो सेंस ऑफ पावर आता था कि जो मैं डायलॉग बोलता था, सलीम
तो वो ऐसे बोलते थे तो उनको लगता था कि वाकई में एक एम्पायर। एम्परर। वैसे भी फर्स्ट चॉइस फॉर किंग्स वही थे हमेशा। एक और पिक्चर बनी थी मुझे लगता है जिसमें दारा सिंह और वो थे, जहाँ डाल डाल पे चिड़िया गाती हैं, वो गाना सुना है आपने? हाँ, हाँ, हाँ। ये भारत देश है ये मेरा। भारत देश है मेरा। तो उसमें भी वो किंग बने थे। तो और पहले भी सिकंदर करके पिक्चर बनी थी, उसमें पिक्चर वो उसकी मेरे पास फोटो है। आई डोंट नो इफ यू हैव माय बुक इंडियन सिनेमा द बॉलीवुड सागा, आपके पास वो हाँ किताब? है। 100 आपने नहीं नहीं वो नहीं, नहीं, वो नहीं मिली मुझे, वो मैंने चेक की वो थी। किताब आप देखिए, उसमें हम्म, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोटो ऐसे हटाएंगे ना, हम्म, आपको पूरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बैकग्राउंड मिल जाएगा पूरा। तो उसमें पृथ्वीराज कपूर की एक पिक्चर है जिसमें आई डोंट नो शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर की तरह दिख रहे हैं या पृथ्वीराज कपूर शशि कपूर की तरह दिख रहे हैं। ही लुक्स सो यंग हैंडसम, और उन्होंने वो पहना है, वो पहनते थे ना रोमन्स में, हाँ, स्केल्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो यू सी हिज लेग्स एंड ऑल सो वेल मेंटेन्ड एंड सो मस्कुलर, और उनका एक्सप्रेशन भी जो था ना, वो ऐसे किंगली ही दिखते थे मुझे। तो जब वो गरीब का रोल भी करते थे तो लगता था कोई रईस गरीब का रोल कर। दैट्स ट्रू, क्योंकि वही जनरेशन में हमें आगे दिखाई और देता है। मुगले आजम में मधुबाला, आई मीन इट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हर लाइफ। बिल्कुल। हालांकि आपको पता नहीं होगा कि मधुबाला की बहुत सारी फिल्म्स इसके पहले फ्लॉप भी हो चुकी थी। वो ओह। लोगों को सिर्फ उनकी ब्यूटी याद रहती है। हम्म, हम्म, क्यों क्यों एक वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द सैड रीजंस इज, कोई अगर छोटी उम्र में मर जाता है ना, हम्म, आप देख लीजिए दिव्या भारती हो, स्मिता पाटिल हो, या मधुबाला हो, या गुरुदत्त हो, तो उनकी छाप ज्यादा रह जाती है करेक्ट, दैट्स ट्रू। बिकॉज ऑफ द यू नो एक एक ग्लैमराइजेशन होता है हम्म, कि ये अगर होते तो आज ये पिक्चर की होती, ये हम उनके लिए बहुत आगे सोचते आगे हैं, के सोचते हैं, करेक्ट। और हम आगे का उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए मैंने दैट्स एक ट्रू। सर्वे किया था एक बार, सर्वे नहीं, हमारा एक ग्रुप है लेट्स टॉक ओवर चाय, तो उसमें मैंने पूछा था वुड यू रादर डाई यंग एंड फेमस और ओल्ड एंड अनोनिमस? तो सबने कहा, 90% लोगों ने कहा यंग एंड फेमस। मैंने कहा ओल्ड एंड अनोनिमस। मुझे तो लंबी उम्र जीनी है, आई डोंट केयर इफ आई एम ग्लैमरस, मेरा नाम बाहर आता है कि नहीं आता है, आई डोंट केयर, आई लव लाइफ। अगर आप मुगले आजम में देखेंगे तो दिलीप कुमार का एक भी गाना नहीं है, फुल पिक्चर में एक भी गाना नहीं है, क्योंकि के आसिफ ने कहा कि एक इतना बड़ा राजा या प्रिंस होकर वो गाने क्यों गाएगा। और सेकेंडली वो एक गाना है जब प्यार किया तो डरना क्या, तो उसमें आप देखेंगे पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला के बहुत इमोशंस एक्सचेंज होते हैं, छुप ना सकेगा इश्क हमारा सा, और वो पृथ्वीराज कपूर इतने गुस्से हो रहा है तो दिलीप कुमार सिर्फ ऐसे करता है, देख रहा है। उसकी साइलेंसेस में जो परफॉर्मेंस थी ना उस पिक्चर में, बहुत सारे डायलॉग्स में नहीं होती हैं, जस्ट साइलेंटली ही कुड कम्युनिकेट सो मच। और वो जिसने ये सब तमाशा करने का कोई बनाने का प्रोग्राम बनाया है, निगार सुल्ताना, वो उसके पीछे खड़ी है, तो जब ये होता है उसको ऐसे दिखता है, वो भाग जाती है पीछे से, एकदम बिल्कुल दूर चले जाती है। तो जस्ट विथ वन, ही वाज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, ही इज बोलने वाला था मैं, ही वाज सच अ ब्रिलियंट एक्टर। और रोमांटिक सीन्स में तो nobody could match him. So there was a time when these three heroes ruled the industry: दिलीप कुमार, देवानंद एंड राज कपूर। तो सबकी अलग फैन फॉलोइंग थी। राज कपूर का था कि ही इज अ ट्रैम्प, तो कॉमन मैन का आइडेंटिफिकेशन था उसके साथ, चाहे वो आवारा हो या श्री 420 हो। और दिलीप कुमार का था रोमांटिक, ट्रेजेडी किंग, करेक्ट। और उनके बहुत सारी ट्रेजेडीज भी की उन्होंने। उनको इनफैक्ट उनके काउंसलर ने कहा था आप ट्रेजेडीज करना छोड़ दो, नहीं तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने फिर कोहिनूर, आज़ाद जैसे कॉमेडीज वगैरह की। और देवानंद तो मुझे आशा पारिक बता रही थी कि तुम लोग राजेश खन्ना राजेश खन्ना राजेश खन्ना करते हो, अगर थोड़े पहले जनरेशन में पैदा हुए थे तो देवानंद वाज अ क्रेज। मीन उनका इतना क्रेज था, इतना क्रेज था, कहीं पे भी शूटिंग के लिए जाते थे तो लड़कियों की लाइन लग जाती थी। और देवानंद का क्या था, उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली थी।
ही वॉज द एंटी हीरो, चाहे आप जाल देख लीजिए या बाजी, इज नॉट द, इज अ गैम्बलर और इज अ थीफ और जेल से भागा हुआ है. तो देवानंद एंजॉयड प्लेइंग दोस काइंड ऑफ रोल्स, अच्छा, एंटी हीरो. एंटी हीरो. तो उन्होंने देखो, दोनों की, तीनों की सोच थी उसमें कि मैं वो नहीं कर सकता जो दिलीप कुमार कर रहा है, राज कपूर जो कर रहा है वो दिलीप कुमार सोचता था मैं नहीं कर सकूंगा. तो सब लोग ने अपनी अपनी एक पहचान बना ली थी, विच वॉज सो इम्पोर्टेंट. तो वो टाइम पे 3 थे, अभी भी 3 है, आमिर, सलमान, शाहरुख, और तीनों की अलग अलग पहचान है अभी भी. आप क्या कहते हो खुद को, मतलब एज अ बॉलीवुड जर्नलिस्ट कहते हो या फिर हिंदी सिनेमा? मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कहता हूँ. ये बॉलीवुड तो मुझे वैसे पसंद ही नहीं, हालांकि मेरे बुक में बॉलीवुड टाइटल है, द बॉलीवुड. करेक्ट. मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ. ऐसा क्यों? थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, हम हॉलीवुड का कॉपी करके बॉलीवुड बन रहे हैं. आपने जब ये प्रोफेशन स्टार्ट किया जी. तो आपके लिए कोई इंस्पिरेशन था या फिर कोई गुरु था आपके लिए? दो चीज़ें मैं बताऊंगा. एक तो मेरा कोई गुरु नहीं था, हालांकि आई लाइक सम पीपल्स राइटिंग्स, पर गुरु कोई नहीं था. और दूसरी बात, मैं किसी एक्टर का भी फैन नहीं हूँ. आप पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आई फील इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है, कोई भी आर्टिस्ट कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं होता. कोई भी आर्टिस्ट आप ले लीजिए. तो आई लाइक परफॉर्मेंसेस, आई डोंट लाइक, मैं नहीं बोलूँगा एक स्टार की आई एम अ फैन ऑफ अ स्टार. आई एम अ फैन ऑफ परफॉर्मेंसेस. आई एम अ फैन ऑफ अमिताभ's परफॉर्मेंस इन आनंद. Like that. There are some 3-4 performances which I really like. तो राजेश खन्ना तो मुझे बहुत सारी पिक्चर में अच्छे लगते थे. और उनकी इन आराधना आई रियली लाइक हिम बिकॉज ही केम लाइक अ फ्रेश एयर आता है ना, ऐसे आया था बिल्कुल. अलग से उसके मैनरिज्म्स थे. वही मैनरिज्म बाद में मुझे खटक नहीं लगे, लेकिन आराधना में बहुत अच्छे लगे थे. वो क्रिंकलिंग ऑफ द आईज और सर नीचे करके उठाना, और वो शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता था. आपकी मैंने एक बुक देखी जिसमें आपने 100 जो लुमिनरीज है. हाँ एक्टर्स है या फिर जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनके ऊपर एक कुछ ना कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. हाँ, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स नहीं है, छोटे छोटे बायोग्राफीज है. बायोग्राफीज है, करेक्ट. जी. तो वो बहुत खूबसूरत से लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ है, जो ओरिजिनली ब्लैक एंड वाइट ही थे. तो मुझे कभी भी लगता है कि एक क्लोजअप फोटो ऊपर से ब्लैक एंड वाइट, तो चेहरे को इतना अच्छे से वो पढ़ते हैं, और ऊपर से कभी कभी हेयर ऐसे गाल पे आ रहे, किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, बहुत एक अच्छा लुक देता है. मीना कुमारी का था ऐसे एक. करेक्ट. तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं फोटोग्राफ्स को बहुत अहमियत देता हूँ, बहुत ज़्यादा. जितना रिटन वर्ड को देता हूँ उतना ही फोटोग्राफ्स को देता हूँ. क्या हुआ ना, मैं मूवी ये सिनेब्लिस में काम करता था एज अ रिपोर्टर. तो मेरी एडिटर थी रीटा मेहता. आई वॉज अ ब्लू आइड बॉय. अभी क्यों था क्या था, मतलब बिकॉज शी टू लव माई राइटिंग. तो जब जाती थी डार्क रूम में तो मुझे बोलती थी तुम चलोगे. तो सबको बोलती थी चलने के लिए, कुछ लोग चाहते थे कुछ नहीं, मैं तो हर टाइम जाता था. डार्क रूम में मैंने सीखा कि कैसे पिक्चर को लोगो कौन डेवलप सा करते हैं. कलर में होना चाहिए या कितनी हाईलाइट होने चाहिए. ये तो वो मेरे को फिर मूवी मैगजीन के अगर आप कवर्स देखेंगे, आई एम साउंडिंग इमोडेस्ट नाउ, लेकिन बहुत खूबसूरत कवर्स थे. वी वर नोन फॉर आवर कवर्स. चाहे अमिताभ राजेश खन्ना कम टुगेदर, पूजा बेदी बॉडी पेंटेड, आई गॉट रणधीर बबीता एंड करिश्मा टुगेदर. आई गॉट राजेश खन्ना अमिताभ तो मैंने आपको बताया. श्रीदेवी के मैंने कुछ 10 कवर किए. उसमें एक गोल्डन टर्बन का कवर है उनका, बहुत फेमस है. अगर आप किसी को पूछेंगे, नीता लुल्ला ने किया था. एक्चुअली नीता लुल्ला जो कपड़े लाई थी ना, वो श्रीदेवी को पसंद नहीं आए. तो वो अपने कलर निकाल रही थी कि छोड़ो नहीं करना मुझे सेशन. तो नीता लुल्ला ने ऑन द स्पॉट सोचा वो लाइक टर्बन बनाते हैं गोल्डन, तो गोल्डन टर्बन बनाया और वो शूट किया. और आमिर श्रीदेवी का एक कवर था मेरा. तो मुझे फोटो, आप मेरा दूसरा बुक देखेंगे ना, इंडियन सिनेमा बॉलीवुड सागा, आप फोटोग्राफ्स देखे ऐसे हैरान रह जाएंगे कि इतनी खूबसूरत फोटो कहाँ से लाया. और मैं कहाँ से लाता था, मैं पूना आर्काइव्स में जाता था, वहाँ 1 हफ्ता रहता था. ब्लैक एंड वाइट सारे वहाँ से ही, या हाँ हाँ. कुछ लोग होते हैं ना, लोग रद्दी में फोटो मिलते हैं, जमा करते हैं. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट.
पता है। नॉवेल्टी सिनेमा में से एक है, उनके पास जाके फ़ोटो लेना, ऐसे करके फिर राकेश शिष्टा, गौतम राजरक्षा, जगदीश माली, इन सबको बोलना अपना बेस्ट फोटोग्राफ्स मुझे दिखाओ। और मतलब बहुत कुछ फोटोग्राफ्स के पीछे मैं जान देता हूँ। फिर जब 25 फोटोग्राफ सामने होंगे ना, उसमें से एक चुनता हूँ, मतलब बहुत माइन्यूटली देख के। माइन्यूटली देखे, और उनकी डेंसिटी, मतलब वेदर दे आर यूजेबल नॉट यूजेबल, और whether they're going with my what I need for the book, the mood of the article. तो फोटोग्राफ्स को तो मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। एक मूवी आई थी प्यासा, जो अ, आज की डेट में फिर से एक लाइमलाइट में आ रही है, क्योंकि कुछ अवार्ड फंक्शंस हुए थे, या फिर काफ़ी सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जिन्होंने उनको फिर से लाइट में लाया है कि ये बहुत अच्छी मूवी है एंड सेंचुरी की एक मूवी है, कि एज अ गाइडिंग पॉइंट भी हमें रह सकती है कि एक एक्टिंग कैसे रह सकती है, एक डायरेक्शन कैसे रह सकता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? प्यासा मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, और गुरुदत्त जी ने, जैसे सब जानते, बनाई है। ये उसकी कहानी कितनी अद्भुत है या खूबसूरत है। उसमें ही लव्स माला सिन्हा, बट शी गिव्स हिम अप फॉर रहमान बिकॉज ही इज रिचर। और लेकिन जब इसको फिर से मिलती है तो शी रियलाइजेस कि मैंने ठीक नहीं किया, शायद आई वुड हैव बीन हैप्पियर विद दिस मैन। तो बट दैट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर नाउ। और शुरू में अगर उसका फर्स्ट फ्रेम आप देखेंगे तो माला सिन्हा एलिवेटर में जा रही है, उन दिनों में वो क्रॉस वाले, क्रॉस फायर, करेक्ट। तो उसको प्रिजन वाला इफेक्ट आया कि प्रिजन में फंस गई है, वो जा रही है और प्रिजन में फंस गई है। और दूसरी उसकी खासियत ये, एक लास्ट में एक सीन है, एक तो वहीदा रहमान जिस तरह से उसको सेड्यूस करते हैं, सॉन्ग में। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, उसमें वो ट्रक ट्रक करके साउंड है, जो जब जब ट्रक होता है ना, वो 2 कदम पीछे जा रही है और गुरुदत्त तो उसके पीछे पीछे जा रहा है। ऐसे जब तक वो गाना खत्म होता है वो कोठे पे पहुंच गई है और वो भी करेक्ट। पहुंच गया। तो वो म्यूजिक के साथ उसको खींचते हुए दिखाया है ना, वो थोड़ा देखती थी उसकी तरफ, फिर मूव करती थी, और ये साउंड इफेक्ट आता था ट्रक, तो उस इफेक्ट के साथ वो वहां तक पहुंच जाता है। लास्ट सीन में उसको दे वांटेड टू शो दैट ही हैज बीन, जो क्राइस्ट के साथ किया था ना, क्रूसिफाइड, दे वांटेड टू शो, एंड ही इज बेयरिंग हिज क्रॉस। तो एक फोटोग्राफ, एक फ्रेम में पीछे से लाइट आ रही है और गुरुदत्त ऐसे खड़ा है, ऑलमोस्ट लाइक अ क्राइस्ट लाइक पोजिशन, क्योंकि उस पिक्चर में उसने जो लिखा है वो कोई अपने नाम से पब्लिश कर लेता है, इनका सारा, और माल सिन्हा इनको छोड़ देती है। तो ये जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना गुलाब, वो ये उनके साथ एंडिंग में चले एंडिंग जाती रहती है। है साथ में। एंड आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है उसमें वो गाना भी था ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो तो क्या क्या है। है, करेक्ट। पार्टी मतलब में उसको गाना लगता रहता है है। क्या है, हम फेम के पीछे भाग रहे हैं, कोई चुरा रहा है हमारा काम, कोई क्या, मतलब उसको उससे ही हो जाता है, क्या बोलते हैं, दिल खट्टा हो जाता है उसका, या उठ जाता है उसका उस सब के पीछे, वो अभी पीछे नहीं भागना चाहता। अब यही कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग उन्होंने लाई कागज के फूल में, जहाँ पे जब उनसे सब छूट जाता है वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, हाँ, बहुत ही करेक्ट। बर्बाद फील करते हैं। पूरा कॉन्ट्रास्ट पूरे है। सेम कॉन्ट्रास्ट, एक में दिखाया कि फेम के पीछे क्यों भागे, दूसरे में दिखाया कि फेम के पीछे भागता है तो उसका क्या हालत होता है। तो it was very sad what happens to, I mean, what I liked about him was he saw both the aspects. तो उन्होंने कहा भी था जब उनकी पिक्चर नहीं चली थी ना, ये कागज के फूल। कागज के फूल, उन्होंने क्या कहा था वहीदा जी से जो भी, कि लाइक अ पेंडुलम, मैंने ये भी देख लिया, सक्सेस भी देख लिया, मैंने ग्रेट फेलियर भी देख लिया, अब क्या रह गया है देखने के लिए। तो वहीदा जी ने उनसे कहा था ऐसे मत कहा करो, आपकी वजह से कितने लोगों के घर चलते हैं, आप ये सोच के फिल्म बनाओ कि कितने लोगों की रोजी रोटी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कितने वर्कर्स हैं, कितने टेक्नीशियंस हैं। पर नहीं, फिर गुरुदत्त तो सपोजिडली, लोग कहते हैं रिपोर्टेडली, उनका सुसाइड हो गया, लेकिन ज़्यादातर थ्योरीज यही बोलती है कि उन्होंने सुसाइड किया। करेक्ट।
हालांकि उनके बेटे का मानना है कि उसने नहीं किया था सुसाइड। गुरुदत्त जी का जो एक्टिंग था या फिर डायरेक्शन था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनका ना he had learned training under a very famous choreographer, and so he knew dance. He knew all about dance. He had a fabulous sense of music. सिनेमेटोग्राफी पे वो वीके मूर्ति के साथ उनके साथ बैठते थे और शॉट्स डिस्कस करते थे। अगर कभी कभी वीके मूर्ति उनसे नाराज हो जाते थे बिकॉज ही वांटेड द इफेक्ट बट ही वांटेड टू बी डन इन अ रश। तो वीके मूर्ति उनको बोलता था ऐसे नहीं होगा, जो आपने कहा है वो चाहिए। तो जैसे आपने अगर वो पिक्चर देखी है एक साहिब बीवी और गुलाम, तो उसमें वो मीनू मुमताज़ डांस कर रही हैं और उसके साथ बाकी डांसर्स भी डांस कर रही हैं, लेकिन उनको जो जिस तरह से लिट किया है ना, वो सिलुएट इफेक्ट दिया है उसको, वो कितना मुश्किल है करना सिलुएट। ये लाइट में है तो वो लोग सब डार्क में है, वो भी करेक्ट। फुल्ली डार्क नहीं है। और वो गाना भी होगा, आपने देखा होगा, वक्त ने किया क्या हंसी हंसी सी से, थम। उसकी लाइटिंग आप देखिए। और वो गाने की सिचुएशन भी नहीं है, वो उस गाने के पीछे भी कहानी है। गुरुदत्त को वो गाना बहुत पसंद आया था, लेकिन उनको सिचुएशन नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा गाना तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो गाना रिकॉर्ड कर लिया, बोला अभी ये गाना मैं दूसरी पिक्चर में यूज करता हूँ, लेकिन नहीं मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी यूज करना चाहता हूँ। तो इफ यू सी द फिल्म देयर इज वो जो गाना गा रहे हैं ना, इट इज नो सिचुएशन फॉर इट। वो जस्ट आते हैं स्टूडियो में, गाना गाते हैं और गाना ओवर हो जाता है, लेकिन वो गाना इतना खूबसूरत है। तो ही हैड अ नैक फॉर एवरी डिटेल। उनको जैसे अपनी फिल्म बनाई थी उन्होंने, जो फिल्म बनाते थे वो दिलीप कुमार को प्यासा में कास्ट करना चाह रहे थे, तो दिलीप कुमार ने काम नहीं किया। और दूसरी पिक्चर बनाई थी साहबी और गुलाम, तो उसमें भूतनाथ का कैरेक्टर था उनका, बहुत भोला सा आता है, और ये मीना कुमारी के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। एंड मीना कुमारी इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द फ्रेंडशिप, ही इज नॉट, ही गॉट अ गर्लफ्रेंड कॉल्ड वाहिदा रहमान, जबा जबा इस थिंग ऑन हिम। तो उसके लिए वो शशि कपूर को लेना चाह रहे थे, लेकिन शशि, कैन यू बिलीव इट, शशि कपूर के पास डेट्स नहीं थी उस वक्त। हालांकि वो, क्योंकि उन्होंने एक पिक्चर को कमिट किया हुआ था, नहीं तो उन और दूसरा बिस्वजीत के बारे में सोचा, फिर बिस्वजीत को भी नहीं लिया, फिर उन्होंने खुद को लिया। वहीदा रहमान का मानना है कि ही लुक्ड ओल्डर फॉर द रोल, दिस गुरुदत्त। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ही डिड अ फैबुलस जॉब। काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स हैं कि जो काफ़ी इंटेंस रोल करते हैं, बहुत अपने आप को झोंक देते हैं कैरेक्टर में। मतलब हमें ध्यान में नहीं आता है कि एक्टर कौन है और वो कैरेक्टर कौन है। तो आपको लगता है कि ऐसे जो रोल करते हैं एक्टर्स, तो उनमें वो ट्रांसफॉर्मेशन आना चालू हो जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दो बातें हैं। जैसे श्रीदेवी है, वो ऑन ऑफ एक्ट्रेस है, आप उसे कुछ भी करवा लो, वो शी कैन स्विच बैक टू व्हाट शी इज। वो अगर पहले बैठ के जोक्स, वो जोक्स तो करती नहीं किसी के साथ, ऐसे ही बैठे रहती है, लेकिन शॉट करेगी बहुत इंटेंस होगा, वापस जाएगी तो फिर उसका आप देखेंगे फेस एकदम सेम पैसिव हो गया। हालांकि विद्या बालन मुझे बता रही थी कि मैं जब इंटेंस रोल्स करती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं घर जाती हूँ तो रोती हूँ, तो मेरी मम्मी बोलती है अभी अभी तो ठीक थी, अभी क्यों रो रही हो। तो उस जो सीन्स का उसके ऊपर इम्पैक्ट, तो वो क्या करती हैं, वो अभी काउंसलर से मिलती हैं, काउंसलर से बात करती हैं और अपना दिल हल्का करती हैं। तो शी नीड्स दैट लिटिल गेटिंग आउट ऑफ दैट। बट श्रीदेवी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और है ऐसे एक्टर जिनके बारे में आप बताना चाहोगे? जैसे कि क्या जानना चाहेंगे आप? मतलब इंटेंस रोल करने वाले और फिर भी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहने वाले, या फिर जिनके लाइफ में एक्चुअल में चेंजेस आए रोल करने की वजह से? रोल करने की वजह से? ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन एक गलत फहमी है कि अच्छा एक्टर होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो अच्छे नहीं है, अच्छे इन माय डेफिनेशन ऑफ अच्छे, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करते हैं। अभी थोड़ा हम राजेश खन्ना जी के यहाँ पे आते हैं। जी, राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार ये टाइटल मिला, कैसे मिला? देखो, कोई भी स्टार बनता है या सुपरस्टार बनता है,
ऐसे ही नहीं बन सकता, उनको बहुत अच्छा काम करना पड़ता है। राजेश खन्ना की 2 पिक्चरें लगी थी एक साथ, 2 रास्ते और आराधना, 1969 की बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक 2 रास्ते वाज़ रनिंग इन ओपेरा हाउस एंड रॉक्सी व्हिच इज़ जस्ट हाफ अ किलोमीटर अवे, वहाँ पे ये चल रही थी आराधना। आराधना। इतना क्रेज़ था दोनों फ़िल्मों के लिए, इतना क्रेज़ था। माय दादी माँ wanted to meet Rajesh Khanna. But fortunately, she met him at some wedding and he touched her feet. So she remembered that till she died. So he was very charming also. शुरू शुरू में बहुत चार्मिंग हुआ करता था, बाद में कब उनके मूड्स वगैरह बहुत होने लगे थे। लेकिन जब वो आए थे, एंड व्हेन यू राइडिंग ऑन सक्सेस ना, आपको सारी हर जगह हरियाली हरियाली दिखती है, फिर आप भी बहुत अच्छे होते हो लोगों के साथ। सक्सेस करेक्ट। इज गॉट इट्स ओन मैजिक। तो एंड ही वाज वेरी चार्मिंग। मैंने उनसे जब पहली बार फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया, मैं फ़ोन पकड़े ही खड़ा था। इतनी अच्छी, इतनी चार्मिंग वॉइस किसकी कैसे हो सकती है? और जब मैं मिला भी, तो ही वाज वेरी चार्मिंग। तो राजेश खन्ना का क्रेज़ होना, इट वाज बाउंड टू हैपन, बिकॉज़ आप उनकी फ़िल्में देख लीजिए, कितनी सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, वो रोटी, उन्होंने बहुत सारी हिट्स, अमर प्रेम, और कितने करेक्ट। वेरिड रोल्स किए उन्होंने। बावर्ची भी है। बावर्ची, दुश्मन। बावर्ची हालांकि चली नहीं थी पिक्चर, हाँ। लेकिन उनका काम बहुत मज़ेदार था। उनका वो पिक्चर बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उसमें वो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी थे, आई डोंट नो, कैसे याद। हो, ऐसे बात करता था वो भी था, वो दादाजी बना था। तो राजेश खन्ना was, और क्या गाने मिले उनको, हाँ, बहुत गाने बहुत बहुत अच्छे अच्छे। मिले, ये बात सही ओ है। मेरे दिल के चैन इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, सुना है ना आपने? हाँ, चैन आए मेरे दिल को दुआ दुआ कीजिए। कीजिए। करेक्ट। मुझे तो हाथी मेरे साथी का वो भी गाना भी बहुत पसंद है। कभी कभी हमारी महफिल रखती है दोस्तों की गाने की, तो वो लोग बहुत हंसते हैं, पर मुझे बहुत मजा आता है वो, चल 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 मेरे मेरे हाथी, हाथी। हाँ। तू यारों का यार है हुँ, कितना वफादार है। कर बहुत अच्छे गाने। और मेरे जीवन साथी पिक्चर थी जो चली नहीं थी, लेकिन उसके क्या गाने हैं, एक एक गाना उसका इतना अच्छा है। ये जो मैंने गाया था, वो मेरे दिल हुँ, के हुँ, चैन, हुँ। वहीं से है। और चला जाता हूँ किसी किसी की की, धुन में। हाँ, और भी थे, बहुत गाने उसके अच्छे थे मेरे जीवन साथी के। तो राजेश खन्ना जी को काका, ये वर्ड कहाँ से मिला? एक्चुअली ना मेरी आदत है, मैं गोविंदा को चीची नहीं बोलता हूँ, किसी को लोलो नहीं बोलता हूँ, मैं काका जी को भी काका नहीं बोलता था, राजेश खन्ना ही बोलता था। तो मैं, मेरे तो काका मस्ट बी व्हाट दे यूज्ड टू कॉल हिम, आई थिंक बिफोर ही केम टू फिल्म्स, उनको काका बुलान। आप ये जानते हैं कि एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जो आपके क्वेश्चन में नहीं थी। जितेंद्र और रवि और राजेश खन्ना, जतिन, दे वर फ्रेंड्स। तो वो लोग एक दूसरे को डायलॉग सुनाते थे अपने, कि मैं ऐसे बोलूँगा वैसे बोलूँगा। बाद में जाके उन्होंने बहुत फिल्मों में काम भी किया, लेकिन उनकी दोस्ती मतलब स्कूल के टाइम से थी, स्कूल के दिनों से। ओह! सेम स्कूल में गए कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी दोस्ती उन दिनों से थी। राजेश खन्ना जी के बारे में मतलब ये जब मैं पॉडकास्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, तभी एक चीज़ जानी कि द राजेश खन्ना जी के कार को लड़कियाँ किस करती थी। वैसा ही है। काफ़ी सारे जो लड़कियाँ थी जो उनके फ़ोटो के साथ शादी कर ली थी। खून के खत लिखती थी उनको। एक मुझे समझ में नहीं आता कि उनके बाद में इतना क्रेज़ कहीं देखा नहीं है। मतलब हाँ, अभी आज भी है कि लोग एक्टर के घर के बाहर खड़े रहते हैं उनका एक जस्ट एक झलक पाने के लिए। लेकिन वो जो क्रेज़ है राजेश खन्ना जी की तरफ, वो फिर से कभी दिखा नहीं। ऐसा नहीं क्यों लगता देखा। है आपको? मैं एक बात बताता हूँ, औरों की बात तो छोड़ो, मैं राजा रानी की पिक्चर की शूटिंग वाली सी फेस पे हो रही थी। तू मेरा राजा मैं तेरी मैं तेरी रानी। रानी। तो मैं वहीं रहता था वर्ली में। तो मैं और हम मेरे फ्रेंड सारे पहुंच गए इधर सी फेस पे, और मेरा एक दोस्त अपना ऐसे कंघी निकाल के राजेश खन्ना के सामने अपने बाल बना रहा था कि शायद राजेश खन्ना मुझे देख लें। तो बाद में हम लोग गाड़ी में बैठ के शूटिंग के बाद गए। वी वेन फ्रॉम देयर टिल सेंचुरी बाजार, वी चेज द कार, 3 गाड़ियाँ हम लोग ने भी निकाली, उनको पीछा किया। फिर जब तक शर्मिला टैगोर ने गाड़ी की खिड़की नीचे रखी, ऐसा हम लोग को वेम नहीं कि हम उनके पीछे ही जा रहे थे। फिर वो लोग चले गए। शर्मिला टैगोर वाज गोइंग इन द सेम कार एज हिम, और उनकी गाड़ी फॉलो कर रही थी उनको। तो उनका क्रेज़ इतना था, आई कैन नॉट, यू कैन, आई डोंट थिंक ये जो लिखते हैं इतना सारा कुछ, दैट आल्सो कैन एक्सप्रेस हिज क्रेज़, यू नो।
मुझे आशुतोष गवारेकर, लगान के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने बताया था कि उनकी मम्मी उनको ऐसे कपड़े पहनाती थी जैसे कि वो राजेश खन्ना की तरह दिखे। इतना उनका क्रेज था। राजेश खन्ना जी की एक मूवी पे बात करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी मूवीज़ थी। आनंद मूवी। ओहो हो, वो आनंद कैसे! मूवी में उनका कैरेक्टर, फिर बाद में अमिताभ बच्चन और ऋषिकेश मुखर्जी, तो इन तीनों की केमिस्ट्री कैसी थी? ऋषिकेश मुखर्जी मेरे फेवरेट डायरेक्टर है। 5-10 फेवरेट डायरेक्टर गिनूंगा ना तो ऋषिकेश मुखर्जी का नाम तो ज़रूर आएगा। तो उन्होंने एक बार जया बच्चन मुझे उनको इंट्रोड्यूस कर रही थी ऋषिकेश मुखर्जी से कि ये बोला, अरे इस बच्चे को मैं जानता हूँ, ये मेरी पिक्चर देख के बहुत रोता है, खास करके आनंद में तो बहुत रोया था ये। तो ये मैंने कॉलम में लिखा था, उनकी आनंद हो या अनुपमा हो, जो भी फिल्में थी मैं बहुत रोता था। सत्यकाम हो, उनकी फिल्में मेरे को सचमुच दिल को छू जाती थी मेरी। और उनकी कॉमेडीज भी बहुत, मुझे वो चुपके चुपके और बहुत सारी बनाई उन्होंने। मिली भी बनाया था आनंद का वर्जन, बट मिली वॉज नॉट ऑन पार विद आनंद। करेक्ट। तो अमिताभ बच्चन ने मुझसे एक बार कहा था क्या, आई बिकेम फेमस बिकॉज आई वर्क विद राजेश खन्ना, ऑफ कोर्स ही वाज बीइंग मॉडेस्ट। कि आनंद आनंद के टाइम की बात करते हैं, बाद के नहीं। बोल रहे थे उस वक्त मैं इसलिए फेमस, लोग बोलते अच्छा तुम राजेश खन्ना के साथ काम करते हो। तो दैट वाज द इक्वेशन, दे वर वेरी फ्रेंडली। एंड ऋषिकेश मुखर्जी तो वाज लाइक अ एक्टर्स डायरेक्टर, यू नो, वो मतलब हाँ। उनको तो कोई बीट नहीं कर सकता। और उन्होंने ये कास्टिंग भी बहुत सोच समझ, क्योंकि अमिताभ को पहले गुड्डी में लेने वाले थे, नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे लिया क्योंकि उनको लगा कि इस एक्टर के साथ जस्टिस करना चाहिए, ये इतना बढ़िया एक्टर है अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ, राजेश खन्ना और उन्होंने बाद में भी एक फिल्म बनाई नमक हराम, उसमें भी बहुत तीनों का रैपो बहुत ही अच्छा था। उसमें इनफैक्ट डेथ सीक्वेंस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अमिताभ बच्चन का डेथ सीक्वेंस था और राजेश खन्ना ने किया बाद में, क्योंकि हीरोज को लगता था कि जो डेथ सीक्वेंस करेगा वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लेगा। करेक्ट। तो बट उस फिल्म के दौरान उनका रेपो बहुत अच्छा था तीनों का। बाद में भी, उसके बाद क्योंकि नमक हराम देखने के बाद राजेश खन्ना ने जब प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू शोज होते हैं ना, ट्रायल शोज, तो उन्होंने प्रीव्यू शो देखा और ऋषिदा को बोला, ऋषिदा अब ये है नंबर 1, अब इसको कोई नहीं रोक सकता। तो उनको पहले से ही अनुमान हो गया था, पहले से उनको एक प्रिमोनिशन नहीं, एक आइडिया आ गई थी कि अब ये इसको बीट करना मुश्किल हो जाए। इसलिए उसके बाद कभी उन्होंने तीनों ने काम नहीं किया साथ में, ऋषिकेश मुखर्जी, राजेश खन्ना और अमिताभ। आई गेस आनंद ये फर्स्ट मूवी है जहाँ पे जो कंपैरिजन दिखाया गया है वो ना ही किसी कास्ट के बेसिस पे है, ना ही रिलीजन के ऊपर है, और ना ही किसी के वेल्थ के ऊपर है, अमीरी गरीबी ऐसा वाला कोई एंगल नहीं था। लेकिन उसमें जो एंगल था वो टेम्परामेंट का था। उसमें सहनशीलता थी, ही वॉज एबल टू एक्सेप्ट इवन डेथ विथ। करेक्ट। वैसे अमिताभ बच्चन, मैं इसको नहीं मरने दूंगा, हम्म। कुछ भी हो जाए मैं इसको। तो एंडिंग में भी वो सीन होता है, इतने दिनों से बक 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 कर रहे थे, अब कुछ बोलते क्यों नहीं, वो टेप रिकॉर्ड में टेप बज रिकॉर्ड रहा है। चलती है। करेक्ट। तो their temperament was very, and actually the character of Amitabh was very reserved, लेकिन राजेश खन्ना के आने से वो थोड़ा खुल जाता है। उसके आनंद का एक डायलॉग मैं कभी नहीं भूल सकता, उसमें वो कहता कौन है, सा? 2 डायलॉग है, मैं पर्दा गिरने नहीं दूंगा, जॉनी वोकर बोलता है। हम्म। वो बोलता है हम लोग करते नहीं थे ऐसे ही, राजेश खन्ना उसको बोलता है कि हम लोग प्लेस करते थे साथ में। तो अरे हाँ हाँ हाँ। तो बाद में वो जब आता है मिलने को और बोलता है बचेगा नहीं, तो बाहर आके वो रोता है, बोलता है मैं पर्दा गिरने नहीं दूंगा, मैं पर्दा गिरने नहीं दूंगा। और दूसरा एक डायलॉग था, वो सीमा करके है, उसमें आपने देखा होगा, रमेश देव और सीमा, रमेश जो की वो वाइफ। रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ थे। हाँ। वो महाराष्ट्रियन कपल का रोल हम्म। कर रहे थे। तो राजेश खन्ना उसको आके बोलता है, मैं तो ये भी नहीं कह सकता तुझे कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। हाँ, वो तो है। क्योंकि उसके पास है ही नहीं अभी उम्र ही उम्र। नहीं। करेक्ट। तो मैं आनंद देखने को बैठता हूँ और बोलता हूँ, दिनेश तू रोएगा नहीं, तू रोएगा नहीं, रोएगा। जैसे ही पिक्चर शुरू होती है, मेरे को पता है नेक्स्ट सीन में क्या आने वाला है, फिर भी मैं रोता हूँ। वो पिक्चर बहुत ही अच्छी थी, वेरी हाँ। नाइस। क्लीन मूवी क्या रहती है?
क्लीन मूवी होनी चाहिए, वैसे एंटरटेनिंग होनी चाहिए, जैसे भी है क्लीन मूवी है, हम लोग उसको मिडल ऑफ द रोड सिनेमा बोलते हैं। या जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी ज़्यादातर क्लीन, हाँ, उनको क्लीन मूवी के डायरेक्टर ही बोला जाता है। हाँ गुलजार साहब, हम्म। उनको भी क्लीन मूवीज डायरेक्टर। फिर बासु चैटर्जी, हालांकि उन्होंने कुछ नॉटी कॉमेडीज भी बनाई थी हम्म। जिस नॉट सो क्लीन, जैसे शौकीन थी। तो ये जो डायरेक्टर्स जो ऐसी फिल्में बनाते थे कि और जिसमें फैमिली ऑडियंस आ सके, आदमी one doesn't hesitate to get one's 8-year-old child along with you to the movie, हम्म। that kind of films। तो ऋषिकेश मुखर्जी उसमें माहिर थे, फिर बासु चैटर्जी, दीज टू आई कैन रिमेम्बर। जिन गुलजार साहब, जैसे परिचय पिक्चर आप किसी के साथ भी देख सकते हो, करेक्ट। उसके गाने भी ऐसे ही प्यारे से सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। हम्म। तो यू कैन गो, इट्स द फैमिली ऑडियंस को। अगर आप मैंने तो क्लीन फिल्म आपने बोला तो मुझे कुछ नया कॉइनेज लगा, लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। तो फैमिली ऑडियंस के लिए जो फिल्में बनती हैं वो, बावर्ची तो आप किसी के साथ भी देख सकते हो। करेक्ट। आपका लाइफ का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था कि जब आपने राजेश खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी को साथ में लेके आए थे कवर पेश के लिए। जी हाँ। सुनने में ऐसा था कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। दोनों एक साथ एक 17 साल से बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे के हाँ, साथ। तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि वो दोनों एक साथ आने के तैयार हो गए और एक कवरेज पे पेज पे आ गए? वो राजेश खन्ना उन दिनों में डिम्पल के साथ एक फिल्म बना रहे थे, जय शिव शंकर। तो उन्होंने डिम्पल के साथ 5-6 मैगजीन के लिए कवर करने के लिए राजी हो गए थे। मैंने कहा सब 6 मैगजीन कर रहे हैं, मुझे नहीं करना है। आई बी वन मोर ऑल्सो रैन। अगर हम कुछ करेंगे ही तो कुछ अलग से करेंगे। तो नीना मेरी कलीग थी, मेरी कंट्रीब्यूटिंग एडिटर, कंसल्टिंग एडिटर। वो राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती थी। तो मैंने उनसे कहा चलो राजेश खन्ना के पास मुझे ले चलो। तो मैं गया राजेश खन्ना के पास और मैंने कहा कि आप सीनियर हैं, इसलिए पहले मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, और तो अमिताभ के साथ एक कवर करना है। तो उनको थोड़ी खुशी हुई कि पहले उनको अप्रोच किया गया है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा। तो फिर मैं अमिताभ बच्चन के पास गया और मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात है। उन्होंने बोला राजेश खन्ना ने हाँ कहा है। मैं कहा हाँ उन्होंने तो हाँ कह दिया, ठीक है फिर मैं भी करता हूँ। तो हम लोग, अब मुझे क्या हुआ, सेंटोर होटल में मैंने स्वीट बुक किया था, नहीं स्वीट नहीं बुक किया था, वन रूम वाला रूम बुक किया, वो मेरी गलती थी, स्वीट बुक करना चाहिए था। तो 9 बजे का टाइम दिया था उनको पहुंचने के लिए। अब मुझे लगा अगर अमिताभ बच्चन तो बहुत पंक्चुअल है, वो 9 के पौने 9 बजे भी पहुंच जाएंगे, और राजेश खन्ना तो लेट लतीफ़ है, 9 के 10 बजे आएंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो कवर नहीं होगा, होगा। होगा ही नहीं। तो क्या हुआ ना, 9 बजे टंग सेंट्रल होटल के क्लॉक में मैंने देखा एक दरवाजा से खुला तो अमिताभ बच्चन आए, वो बाजू वाले दरवाजे से खुला तो राजेश खन्ना आए। फिर ऊपर गए हम, ऊपर गए तो अमिताभ ने बोला एक रूम में हम दोनों कैसे चेंज करेंगे। तो राजेश खन्ना ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं बाथरूम में चेंज कर लूँगा, ओह! विच वॉज वेरी 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 स्वीट ऑफ हिम। फिर करेक्ट। मैंने कहा चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। दूसरा मैंने स्वीट बुक किया, यहाँ से शिफ्ट हो गए, उधर चले गए। तो वहाँ पे मैंने देखा ये लोग यस नो ओके यू टॉक। तो मैंने बोला लिसन गाइस, दिस इंटरव्यू इज नॉट वर्किंग आउट, एक काम करते हैं वाइन पीते हैं और घर जाते हैं। तो मैंने वाइट वाइन मंगाई और जैसे ही वाइन पिया दोनों की जुबान खुल गई। तो एक थोड़ा ब्रेकिंग ऑफ द आइस की ज़रूरत थी, नॉट बिकॉज ऑफ द वाइन बट बिकॉज जब तक वाइन आए तो बैठे थे तो कुछ एक दूसरे से। करेक्ट, इंटरेक्शन हुए। और फिर कवर्स तो ऑलरेडी शूट हो गया था, उसके बाद ये किया हमने इंटरव्यू। क्या इंटरव्यू दिया दोनों ने, बेहतरीन, माय करियर बेस्ट इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। और राजेश खन्ना ने तो दिल खोल के बोला, मैं टेरेस पे जाके चिल्लाता था भगवान तूने मुझे इतना क्यों दिया सक्सेस के, अभी तो मुझे जब तक तू सक्सेस नहीं देगा मैं तेरे को माफ़ नहीं करूँगा। फिर उनको पिक्चर मिली थी एक, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
एक साउथ की पिक्चर मिली थी उनको, वो बहुत हिट हो गई थी। तो फिर उनको, पर फिर कितने दिन वापस फ्लॉप्स होने लगी वापस। तो थोड़ी देर के लिए उनको अमरदीप करके एक पिक्चर आई थी, उससे ओके, उनको बहुत रिलीफ मिला था, मतलब मेंटली। मेंटली करेक्ट। और अमिताभ बच्चन तो बोलते थे मैं तो एक और कैरेक्टर हूँ पिक्चर में। वो थोड़े मॉडेस्ट की तरफ वो ऐसे हैं भी, वैसे ही बात करते हैं मॉडेस्टी की तरफ ज़्यादा। उनको राजेश खन्ना तो बोला था, मैं यहाँ से बैंगलोर से भी वहाँ गया था विधानसभा के किसी फंक्शन में, लोग ऐसे अपने। और अमिताभ को उन्होंने पूछा कि यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ डाइंग, तो अमिताभ ने कहा था, व्हेन यू गॉट टू गो यू गॉट टू गो। ओह! तो अमिताभ was taking a different approach to the article, and राजेश खन्ना का अप्रोच ज़्यादा ओपन कह लो, ड्रामेटिक कह दो, जो भी वैसे था। आपने काफ़ी सारे एक्टर्स या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ में इंटरव्यू किया। काफ़ी सारे नहीं, सारे। सारे। एक 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 दो को छोड़ दूंगा। जीनत अमन का किसी गलतफहमी की वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी ने कुछ कह दिया था मेरे बारे में जो ओके, मैंने उनके बारे में नहीं कहा था, लेकिन वो रहने दो, अब वो बात जो बिल्कुल। और किसको छोड़ गया, राज कपूर। अब मैं राज कपूर का बताता हूँ मैंने हुँ, उनका हुँ। इंटरव्यू क्यों नहीं किया। मैं ना इंडस्ट्री में किसी से भी ऑड नहीं था या डर नहीं लगता था या इंटिमिडेटेड। राज कपूर वॉज सच ए लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी ना, मैं उनको देख के ही थोड़ा पीछे आ जाता था। आई ऐसे फील के इज लार्जर देन लाइफ, एक्चुअली वो लार्जर देन लाइफ इन मोर वेज देन वन। हुँ, हुँ, इवन हुँ। इज होल उनका जो बिल्ट था बिल था करेक्ट। और उनका बोलने का जो तरीका था, मैं उनसे थोड़ा घबरा गया था। मैंने उनका, हालांकि मुझे लगता है if we had spoken to each other we'd have gotten on quite well। तो आपके लिए ऐसे कौन से एक्टर्स थे कि या फिर लोग थे कि जिनके साथ आपको इंटरव्यू करने में बहुत अच्छा लगता था, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन? देवानंद जैसा तो कोई इंसान मैंने देखा नहीं है, न इंडस्ट्री में न बाहर। इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे। उनके बुक की रिलीज हो रही थी, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, और उनकी पॉपुलैरिटी देखो। इतना सब बावजूद सब होने के बाद जीनत अमान भी आई थी, टीना मुनीम भी आई थी उनके बुक रिलीज में। और मैं स्टेज पे गया उनको मिलने, तो बोलती है, दिनेश आई रीड योर संडे मिड कॉलम, यू राइटिंग वेरी वेल। मैं बोला, देव साहब आज आपका आपका दिन है, आप मुझे छोड़िए, अपनी बात कीजिए। अपने मतलब यूज्ड टू, उनका एक क्रिटिसिज्म किया था मैंने, इज नवकेतन डाइंग, उनके बैनर का, इज नवकेतन डाइंग। तो मुझे वो महबूब स्टूडियोज ने, किसी ने मेरे को पीछे से ऐसे ऐसे, मैं देखा तो देवानंद, मैं घबरा गया, अब ये क्या बोलेंगे। बोले, तुमने बहुत अच्छा एनालिसिस किया मेरी फिल्मों का। ही वॉज अ वेरी बिग हार्टेड मैन, ह्यूज हार्टेड मैन। और मुझे तो बहुत बुरा लगता था जब वो मुझे अपने प्रीव्यू शो पे बुलाते थे, और मैं उनकी फिल्में देख के ये भी नहीं बोल सकता था कि बहुत अच्छी हैं या अच्छी हैं, बिकॉज टू एट द एंड ऑफ हिज करियर ही जस्ट स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स। मुझे नहीं लगता था वो भी जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं, या जानते होंगे क्या बना रहे हैं, क्योंकि वो जो भी बनाते थे न्यूज़पेपर हेडलाइंस पे बनाते थे। करेक्ट। और दूसरे मुझे शाहरुख खान के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। मैं एक सवाल करता हूँ, वो 10 नेक्स्ट 10 सवाल के जवाब दे देते हैं। एंड he's got a sense of humor and he makes you feel, जिस वक्त के लिए आप उनके साथ हैं ना, अगर आप उनके साथ आधे घंटे हैं, वो मैनेजर को बोलेंगे अभी कोई फ़ोन वोन डिस्टर्ब नहीं करना, और आपको पूरा अटेंशन, आपको इतना स्पेशल फील करवाएंगे ना, क्या आप बोलेंगे इसके जैसे आदमी नहीं है। डिम्पल कपाड़िया के साथ मेरी स्टार्ट ही बहुत अजीब हुई थी। मैं उनके साथ बैठा था, उनका इंटरव्यू कर रहा था, और लंच ब्रेक आ गया, तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ ही बैठो, हम लोग यहीं लंच करते हैं। तो उनके लिए वो लोग चाइनीज़ फूड ले आए और मेरे लिए यूनिट का खाना ले आए। तो डिम्पल ने कहा मेरे लिए भी यूनिट का खाना लाओ। तो उन्होंने कहा क्यों मैम, क्या हो गया। बोले या तो इसके लिए भी चाइनीज़ लाओ, या तो दोनों के लिए सेम, हाँ। इक्वल। फिर मैं बम्बई आया उनका इंटरव्यू करके, मेरा इंटरव्यू छप गया। हम लोग फिल्मिस्तान स्टूडियो में मिले थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे उंगली की, बोले कम हियर,
व्हाट यू रोट? तो मुझे लगा आप क्या बोल रहे हैं? यू रोट कि मैं गाय की तरह, जैसे गाय घास चबाती है वैसे च्युइंगम चबा रही थी क्योंकि मैं नर्वस थी। तो बोला हाँ मैंने तो यही लिखा। अरे सिर्फ तुमने ही सच लिखा, बाकी सब लोगों ने लिखा मैं कॉन्फिडेंट थी और ब्यूटीफुल थी। तो उस दिन से हमारी दोस्ती हो गई। फिर बहुत सारे और किस्से हैं उनके साथ मेरे। जब आपका कोई भी मेजर इंटरव्यू रहता था, जी। तो उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करते थे? अजीब बात यह है कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो एक खाली स्लेट की तरह जाता हूँ। अब यहाँ मैं थोड़ा प्रिपेयर करके आया हूँ इंटरव्यू के लिए, कुछ पॉइंट्स याद रखने के लिए। पर जब मैं स्टार्स के जा जाता हूँ ना, पास जाता हूँ, मैं एकदम खुले किताब की तरह जाता हूँ। अब तुमको जो लिखना है लिखो। हाँ ये है कि अगर कोई ठीक से इंटरव्यू नहीं देता है, जैसे मैंने अर्जुन रामपाल से कहा था, यार यू आर मोर इंटरेस्टेड इन स्मोकिंग देन योर ओन इंटरव्यू। इंटरव्यू दो ना अच्छी तरह से। और मैंने नसीर से भी एक बार कहा था, नसीर ने मुझसे कहा था कि यू लुकिंग डिसइंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू। आई सेड बिकॉज आई फील यू स्पीकिंग हाफ ट्रूथ, यू नो। तो उन्होंने बोला लेट्स डू द इंटरव्यू ऑल ओवर अगेन। और फिर उन्होंने जो बोला, इतना खूबसूरत बोला, मतलब इतना ऐसे एरो मारते हैं ना ऐसे। तो हाँ, आई गो विद ओपन माइंड, आई गो विद मुझे तो हम लोग पहले ना, अभी तो हम लोग टेप रिकॉर्डर लेकर घूमते हैं ना, टेप रिकॉर्डर या हाँ, वो वॉइस रिकॉर्डर। रिकॉर्ड करने के लिए। उस जमाने में हम लोग कुछ नहीं ले जाते थे, सब यहाँ होता था। इतना सब कुछ? और हम लोग कितना टाइम उनसे बिताते थे, उनके साथ गुजारते थे। कोई भी इंटरव्यू 8 घंटे के नीचे नहीं होता था। तो 8 घंटे का आपके हाँ। मेमोरी में सब कुछ रहता था? क्या हाँ बात किया? ना, मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे कोलीग्स भी। बाद में ऑफ कोर्स मुझे लगा कि नहीं, आज तक किसी ने मेरे को मिसकोट करने के लिए कभी नहीं ये किया है कि तुमने मुझे मिसकोट किया, कभी नहीं। इनफैक्ट कुछ लोगों को मैंने कोट नहीं किया है क्योंकि वो ऐसे कोट दे रहे थे, मुझे लगा बाद में जब छपेंगे ना तो ये बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैंने दिनेश को ये बोला ही नहीं था, पलट जाएंगे। पलट जाएंगे। तो क्योंकि वो इतने कंट्रोवर्शियल कोट्स हुआ करते थे ना। आज के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे, तो एज अ वो स्टोरी के लिए रहते हैं इंस्टाग्राम के। कहीं से एक्टर आ रहा है तो फटाक से 2 मिनट के लिए रोक लिया, पूछ लिया, वो निकल गया। क्या लगता है आपको अभी? ये होना ही है क्योंकि आजकल देखो कितने हमारे यहाँ कौन था, सिनेब्लिट्स, फिल्म फेयर, स्टार स्टाइल, मूवी, ऐसे स्टारडस्ट, 5 मैगजीन थे। हम लोग को वो फर्स्ट नेम बेसिस पे जानते थे। वो तो मुझे ये भी पूछते थे हाउ इज निकिता डूइंग, निकिता इज माई डॉटर्स नेम। तो वो माहौल ही अलग था, वो टाइम ही अलग था। हम लोग 1-on-1 इंटरव्यू कर देते, ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि 4 लोग बैठे हो और हम इंटरव्यू दे रहे हो। अभी तो बिठाते हैं 4 लोगों को एक साथ करेक्ट। इंटरव्यू देते हैं। सबको नहीं, कुछ जो जाने माने नाम है उनको अभी भी 1-on-1 मिलते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे तो हमारे रिपोर्टर्स को भी 1-on-1 ही मिलते थे। रेखा का मैंने एक 25 ईयर्स ऑफ रेखा किया था फीचर इंटरव्यू। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन, 6 to 10 हम लोग मिलते थे। 4 दिन हम लोग मिले। मतलब करीबन 16 टू 16 20 आवर्स, आवर्स। 16 आवर्स या 5 दिन होंगे, 25। मेरे सेक्रेटरी ने मना कर दिया, बोला मैं ट्रांसक्राइब नहीं करेगी। आपको किसने बोला था इतना बड़ा इंटरव्यू करने के लिए? अब मुझे कितना इसका टाइप, उन दिनों में टाइप हुआ करता टाइप था। करते थे टाइप तो राइटर पे। मैं बोला कम ऑन यार लूसी प्लीज डू इट। तो उन्होंने कहा, वो इंटरव्यू इतना बेहतरीन आया ना, इतना खूबसूरत निकला वो इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा है। अमिताभ बच्चन का अगर हम करियर देखें, तो उनका करियर आई गेस तो जंजीर से जो स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक चल रहा है। एक शायद तक के बीच में एक फेज आया था हाँ 90s का, कि हाँ जहाँ पे सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन फिर भी वो इतने हम्बल रहते हैं। हाँ। आप क्या कहना चाहोगे कि उनसे हम क्या क्या और सीख सकते हैं? मेरे साथ तो उनके सारे जो भी तजुर्बे हुए हैं अच्छे ही हुए हैं, लेकिन लोग, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं "और तुमको पता नहीं"। मैं बोलता हूँ, पता नहीं तो ठीक है यार, मुझे जो पता है वो उसी से काम चल रहा है। तो इस एक तो वो सेट पे आते हैं, तो वो सबसे पहले आते हैं, वो बोलते हैं अगर मेरे को डायलॉग याद हो जाए तो फिर कैमरा के सामने आई कैन एक्ट बेटर। वहाँ पे ही मैं सोच रहा हूँ लाइन क्या है, लाइन क्या है, तो इमोशंस में थोड़ा कुछ मार खा लूँगा। तो एक वो करते हैं। दूसरी बात, मेरे बुक रिलीज़ पे आए थे तो मैंने उनको 6 बजे बुलाया था बुक रिलीज़ करने को। 5:45 मेरा प्यून दौड़ता हुआ ऊपर आया,
बोला कि सर अमित जी तो आ गए हैं। तो मैं नीचे आया, फर्स्ट फ्लोर पे बुक क्रॉसवर्ड बुक शॉप था, मेरी ऑफिस 5th फ्लोर पे थी। तो मैं नीचे आया तो बोलता है, दिनेश यू आर लेट। बोला नो अमित जी यू आर अर्ली। तो ऐसे है उनका। और ही इज वेरी, ही इज ग्रेट, फन टू वर्क विथ, डू इंटरव्यूज विद, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनके साथ। जनरली हमने देखा हुआ है कि स्टारडम ऐसी चीज़ है, बहुत फ्रिजिड है कि फटाक से तैयार हो जाएगी और फटाक से गिर भी सकती है। तो स्टारडम जो फॉल होता है उसके पीछे में रीज़न जनरली क्या रहते हैं? जब आप ऊपर जा रहे हैं ना, तो आप उन लोगों को जो आपको ऊपर जाने में मदद कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देते। जो आप नीचे आते हैं ना, वो लोग हाथ हटा देते हैं, क्योंकि हम्म। यू ट्रीटेड देम बैडली व्हाइल गोइंग अप। करेक्ट। और रेपिटेटिवनेस और मैनरिज्म्स में फंस जाना, डायलॉग उसी स्टाइल में बोलना, यू हैव टू कीप इवॉल्विंग, कीप री इन्वेंटिंग। तो अनिल कपूर एक दिन मेरे से मजाक कर रहा था, मैंने मेरे वर्कशॉप के लिए उनसे ये वो टेस्टिमोनियल मांगा था, द दिनेश रेजा वर्कशॉप करके हैं। तो मैंने जो जिनको जिनको जानता था, तो अनिल कपूर ने मेरे लिए लिखा था, लाइक मी ही नोज टू लाफ एट हिमसेल्फ, एंड लाइक मी ही कीप्स री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ। तो ये जो जैसे अमिताभ बच्चन को आप देखें, कितने क्रॉसओवर्स किए। आई मीन ही वेंट टू टीवी ऑल्सो, जिन दिनों में टीवी को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, करेक्ट। या उसका इतना रुतबा नहीं था कि टीवी। तो आई रिमेंबर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम व्हेन ही डिड कौन बनेगा करोड़पति, एंड ऑन द फोन एंड ही टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू कम ऑन द शो। मैं बोला मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में ही नॉकआउट हो जाऊंगा मैं, मुझे नहीं आ रहा है तुम्हारे शो पे। मजाकिया भी बहुत है वो, व्हेन ही कैन बी, ही कैन बी, एंड इज़ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने कुछ एक कविता पढ़ी थी एक बार, एक आउटडोर लोकेशन पे उन्होंने सबको अपने रूम में बुलाया था। तो मैंने कविता पढ़ी थी, नेक्स्ट डे हम लोग बस में जा रहे थे, मेरे पास आके बैठ गए, बोले कल रात की कविता बहुत अच्छी थी। अब उनको क्या ज़रूरत है बोलने की। तो ही इज़ वेरी, याद है आपको, पता नहीं याद है कि नहीं, जब वो खुदा गवाह पिक्चर रिलीज हुई थी, हाँ, तो हाँ। उन्होंने एक वैन भर के बुकेज श्रीदेवी के यहाँ भेजे थे। अमित जी की कुछ 3 मूवीज़ के बारे में बताऊँगा आपको मैं। जंजीर, शोले और दीवार। ऐसी जब मूवी आने लगी थी उनकी, मे बी हाँ। सीक्वेंसिंग गलत होगा मेरा, लेकिन ऐसी जब मूवी आने लगी थी, तो बॉलीवुड में या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चेंजेस कैसे आने लगे थे? एक्चुअली क्या हुआ ना, इमरजेंसी भी उसी दौरान आई थी। 75। People wanted some to release the anger, and Amitabh became that, epitome of anger. He became, जंजीर में आप देखिए, जब उसको जया बच्चन बोलती है, मैं क्यों बताऊं कि कौन था ड्राइवर, मैं नहीं जानती कौन था ड्राइवर। फिर वैसे एक एक बच्चे के ऊपर से उसकी बेड शीट उठा देता है, बोलता है, he tells her, look, how many people have died, you don't want to say anything, it's okay, so get out from हुँ, here. हुँ। Then she gives the confession. तो उस किस्म का एंगर, फिर वो जो एंगर उन्होंने, और उसके एंगर का आधा एंगल भी बहुत खूबसूरती से जंजीर में, वो गाना है यारी है ईमान मेरा, उसमें पहले अमिताभ ऐसे एकदम खड़ूस, बिल्कुल हंसता नहीं, फिर तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू प्राण, उसको पूछता है। हुँ, हुँ, फिर हुँ। वो हंसने लगता है, बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो दे बॉट दैट होल, दे गेव, एंड ही दे हैड नो सॉन्ग्स इन जंजीर। आप जानते हैं देवानंद ने जंजीर इसलिए रिफ्यूज की थी कि उसमें गाने नहीं है, और राजकुमार ने इसलिए रिफ्यूज की थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, क्योंकि उनको प्रकाश मेहरा का चेहरा नहीं पसंद आया। तो जंजीर वाज नॉट ऑफर्ड टू अमिताभ स्ट्रेट अवे। ऑफ कोर्स देन जया मस्ट हैव plucked for him कि इनको ले लो, because she was going out with him in those days. तो अगर आप देखें तो जया का रोल बहुत ही मिनिमल है उस पिक्चर में, करेक्ट। बट शी मस्ट हैव डन इट फॉर अमिताभ, क्योंकि ये कर रहे हैं तो वो उसने भी कर लिया। एंड जंजीर वाज, मुझे याद है जंजीर जब लगी थी तो इट वाज, जैसे आग लगा दी उस पिक्चर ने। इतने मतलब, और रातों रात अमिताभ बिकेम, ऐसे नहीं कि उसको दो और पिक्चरों की जरूरत पड़ी कि बिफोर ही वाज, मतलब उसने हिला दिया राजेश खन्ना को, जैसे राजेश खन्ना ने बताया था कि ये इवेंचुअली ही विल बिकम द नंबर वन, नंबर 1 करेक्ट। वैसे ही हो गया। फिर उनको ये मिली क्या नाम है, शोले, और कौन सी पिक्चर आपने बताई थी, दीवार। दीवार।
दीवार में तो उनके डायलॉग लोग याद करते हैं आज तक। मैं गिरे हुए पैसे नहीं करेक्ट। उठाता, और भी ऐसे 3-4 बहुत सारे अच्छे डायलॉग थे। और उनका जो एक मोनोलॉग था भगवान के सामने। हाँ, लास्ट मोमेंट में जो आता है। हाँ, और तो ये दीवार मेड हिम एक अलग, उसमें भी एंग्री ही था, हम्म। और शोले में भी एंग्री था, एंग्री लेकिन था। शोले में थोड़ा वो एक सार्केज्म भी थी उनके कैरेक्टर में। हाँ। बसंती तेरा नाम क्या नाम है क्या है? बसंती। तो और उनका जो रोमांस भी था वो एक साइलेंट रोमांस था, उसमें भी हम्म जैसे धर्मेंद्र का एकदम लाउड एंड वो, और क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन हम्म। मंदिर लेकर के पीछे में। मंदिर के पीछे में। वैसे अमिताभ का एकदम साइलेंट, नीचे से दिखता है ऊपर, वो ऊपर खड़ी है। तो उनका पूरा एक एक बन गया, जैसे कि रोल्स भी उनको मिलते गए, और जैसे वो उनकी पर्सनालिटी पूरा एक ढल गया एक दूसरे में, उनका इमेज, और वो एकदम वन बन गए, नो। ऋषि कपूर मुझको कई बार कहता था, बोलता है टाइमिंग ही गलत था मेरा, अमिताभ की टाइमिंग में आया रोमांटिक फिल्म का हीरो बन के। तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि देयर वाज नो चांस ऑफ। और बहुत सारे एक्टर्स, थोड़ा राजेंद्र कुमार वगैरह तो सब चले गए उनके देखते देखते। करेक्ट। दे वर ऑलरेडी ओल्ड। धर्मेंद्र ने उनको शोले के लिए रेकमेंड किया था, मुझे लगता है बाद में धर्मेंद्र ने रिग्रेट किया होगा। हालांकि धर्मेंद्र इज टू लार्ज हार्टेड टू रिग्रेट, इज अ वेरी वेरी नाइस मैन, फैंटास्टिक पर्सन। जैसे हमने पहले राजेश खन्ना जी के बारे में बात की थी कि हाँ, जब अमिताभ जी आए थे इंडस्ट्री में, आई गेस सो सात जवान समथिंग ऐसे फर्स्ट मूवी थी उनकी, साथ हिंदुस्तानी। सात हिंदुस्तानी। तो ये मूवी आनी उनकी चालू हो गई थी, तभी राजेश खन्ना पीक पे थे। तो लोगों ने जो चेंज है वो कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब एक एक चॉकलेटी हीरो, बहुत प्यारा हीरो, और एकदम से एक एंग्री यंग मैन, दोनों अपोजिट। हाँ, तो क्या हुआ ना, कोइंसिडेंटली राजेश खन्ना की रोमांटिक फिल्में भी उन दिनों में नहीं चल रही थी। तो ओके, दो तो एक गैप मिल गया। गैप मिल गया, और सारे जो राजेश खन्ना के प्रोड्यूसर्स थे, वो धीरे धीरे, डायरेक्टर्स धीरे धीरे अमिताभ बच्चन के साथ काम करने लगे। शक्ति सामंता वॉज हिज फेवरेट, ग्रेट गैम्बलर किया। और रमेश सिप्पी के साथ उन्होंने वो की थी अंदाज में, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, वो चले गए शोले में इसकी तरफ। धीरे धीरे ऑल इज फेवरेट डायरेक्टर, इवन मनमोहन देसाई, जिन्होंने उनके साथ सच्चा झूठा बनाई थी, रोटी बनाई थी राजेश खन्ना, वो भी अमिताभ की तरफ मुड़ गए। सबके रुख बदल गए, मतलब ये अकेला ही रह गया एक्चुअली देखा जाए तो राजेश खन्ना। Okay. मतलब एक थोड़ा सा सैड पार्ट आ गया। सैड पार्ट आ गया, उनको गुस्सा भी आ गया, भगवान से भी नाराज हुए, टेरेस पे जाके बोलते थे भगवान को तूने ये क्या किया मेरे साथ, ड्रिंक पी के ऑफ कोर्स। फिर डिम्पल उनको नीचे ले आया करती थी। ये सब मुझे खुद राजेश खन्ना ने ही बताया। एक कपूर फैमिली के ऊपर भी बात करेंगे, पृथ्वीराज कपूर जी से लेके ऋषि कपूर तक, क्योंकि हम वो पर्टिकुलर एरा में बात कर रहे हैं। तो इन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को क्या क्या दिया? पहली बात तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट दिया, बहुत सारा। ईच वन एंटरटेनर्स, आप देख लीजिए पृथ्वीराज कपूर, उसके बाद आप राज कपूर देख लीजिए, राज कपूर ने तो कितनी ब्यूटीफुल लव स्टोरीज बनाई। मुझे उनके एक सीन तो भूलता नहीं है, एक पिक्चर थी आवारा, उसमें वो लोग एक बोट में बैठे हुए हैं, और बोट ऐसे 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 हिल रही है, और नरगिस बोलती है डोंट मूव, ही इज गोइंग टू स्टैंड अप, शी टेल्स हिम डोंट मूव, हम लोग गिर जाएंगे, डूब जाएंगे पानी में। फिर वो एक सेकंड रुकती है, फिर बोलती डूब जाने दो। So well he caught the spirit of the, he was very good, and his films with Nargis were beautiful, बहुत अच्छी फिल्म, श्री 420, आवारा, चोरी चोरी। So Raj Kapoor gave so much in terms of and direction of Raj Kapoor. संगम आप देख लीजिए, कुछ और नहीं इंसान है हम, वो उसको एक्यूज कर रहा है कि यू हैविंग अ अफेयर विथ माय फ्रेंड, एंड शी इज नॉट एक्चुअली, बट शी टेल्स हिम
इवन इफ इट वर ट्रू, कुछ और नहीं, इंसान है हम। वाई आर करेक्ट। वी आर नॉट गॉड्स, हमसे भूल हो सकती है। एयरफोर्स ऑफिसर रहते ना। हाँ, एयरफोर्स। करेक्ट। लेकिन वो ही टेक्स द गर्ल अवे बिकॉज द अदर गाय इज नॉट असर्टिव, राजेंद्र कुमार, ही इज मोर सैक्रिफाइसिंग। और फिर उन्होंने राज कपूर की बात करें तो एंटरटेनमेंट की बात करें तो मेरा नाम जोकर वॉज हिज बिगेस्ट। लेकिन वो एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर कर दी थी। हाँ, फ्लॉप फिल्म। मुझे तो उसका सिर्फ फर्स्ट पोर्शन ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा फर्स्ट पोर्शन। जो एक टीचर को देख के एक प्यूबिसेंट यंगस्टर में सर्टेन फीलिंग्स स्टर अप विच ही इज नॉट अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या फीलिंग्स है, मेरे को ऐसे क्यों हो रहा है। And then he realizes कि she can just be my crush, nothing beyond that, because she's marrying Manoj Kumar. तो वो चैप्टर बहुत ही अच्छा था। बाद में तो वो जो मुझे तो रशियन ट्रैपेज आर्टिस्ट थी, और एक लास्ट में जो पद्मिनी का था, मुझे लग रहा था पिक्चर कब खत्म होगी। लोग कहते हैं वो अभी बाद में जाके कल्ट क्लासिक बनी है, मेरे हिसाब से तो कोई कल्ट क्लासिक नहीं है वो हाँ, फिल्म। एक्चुअली बाद में उसको एक कल्ट क्लासिक करते ही जाना गया। कल्ट क्लासिक कागज के फूल को भी बोलते हैं कि बाद में दे आर फ्लॉड क्लासिक्स, दे आर नॉट कल्ट क्लासिक्स। फ्लॉड क्लासिक समझते हैं, उनमें कुछ बातें हैं जो अगर निकल जाए या नहीं होती। जैसे कागज के फूल में वो जॉनी वॉकर का कॉमिक ट्रैक है, वो इस पिक्चर में जुड़ ही नहीं रहा था। वो किसी हॉर्स डॉग वेटरनरी डॉक्टर से उसका रोमांस, मीनू मुमताज आई थिंक इट वाज, वो चैप्टर इसमें बैठ ही नहीं रहा था, और पिक्चर वैसे ही बहुत लंबी थी। और मेरा नाम जोकर के मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये थी कि राज कपूर किसी एंगल से अब रोमांटिक नहीं लग रहे थे। वो लग रहे थे पापा जी लग रहे थे, मतलब यू नो, एंड पुट ऑन वीट। एंड उस पिक्चर में अगर वो रणधीर कपूर को ले लेते तो यू नो थोड़ा कनेक्टिविटी होता। रणधीर कपूर भी आई थिंक वाज टू यंग टू दैट रोल, मतलब somebody whose age was convincing। मुझे लगता है कि मतलब मैं एक कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ सामने। आई गेस तो लेट 90s में या फिर अर्ली 2000 में एक मूवी आई थी, हेरा फेरी, जिसमें परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी थे। तो मैं इसलिए आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ क्योंकि ये मूवी जब थिएटर में थी तब उतनी नहीं प्रॉफिटेबल थी, उतना ये प्रोजेक्ट नहीं चला था। लेकिन जैसे-जैसे मूवी थिएटर से निकलने चालू हो गई थी, तो एक डिस्कशंस होने लगे यंगस्टर्स में, जो क्लासिक कॉमेडी उसकी थी, उसके बारे में डिस्कशन होने लगे, और फिर बाद में वो अगेन एक कल्ट बनी। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम जोकर के साथ भी वैसे हुआ कि जब चल रही थी तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आई गेस उसके सामने मेरा नाम देवानंद की एक मूवी आई थी, जॉनी मेरा नाम, जॉनी नाम मेरा नाम। देवानंद करियर्स बिगेस्ट हिट। हाँ, वो उसके सामने आ गई थी। नहीं, उसकी वजह से नहीं चली ये पिक्चर। कभी भी लगती ना, आई मीन आई हेट टू साउंड, बहुत मेहनत करते हैं लोग फिल्मों में, तो कभी भी मैं उनकी फिल्मों के बारे में कुछ ऐसे बताता हूँ ना कि नॉट नाइस और एनीथिंग, लेकिन मेरा नाम राज कपूर मेरा नाम राज कपूर, मेरा नाम जोकर वाज अ जोकर। सेल्फ इंडल्जेंट फिल्म। सेल्फ इंडल्जेंट समझते हैं, अपनी बनाते हैं, मुझे इसमें खुशी मिली, पर ऑडियंस को पसंद आएगी क्या? और आप बह जाते हैं उसमें कि अभी 21 रील की पिक्चर बन गई। वो उसमें था नहीं ऐसे कोई खास, मुझे तो ऐसे कोई खासियत नज़र नहीं आई पिक्चर में। तो इसी तरह से ही जैसे बोलते हैं पड़ोसन, लोग पड़ोसन की इतनी तारीफ करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। दैट आई वुड लाइक टू कॉल अ कल्ट क्लासिक। लेकिन वो उस टाइम पे नहीं चली थी। सुनील दत्त तो इतने नाराज हो गए थे, बोले आज के बाद मैं कभी कॉमेडी नहीं करूंगा। वो भोला भोला बने थे ना। और दूसरी कल्ट क्लासिक थी अंदाज अपना अपना, वो भी अपने टाइम पे नहीं चली। हालांकि उसमें था सलमान, आमिर, रवीना, करिश्मा, पिक्चर चलनी ही चाहिए थी। लेकिन अभी लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। वो फैमिली में काफ़ी सारे एक्टर्स दिए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक्टर सक्सेसफुल था, लेकिन एटलीस्ट जनरेशन में एक तो भी ऐसा निकला है कि जो सक्सेसफुल था। तो ये जो कपूर फैमिली है, इसमें ऐसा मैजिक क्या है? देखो, मैजिक यही होता है कि आप टैलेंटेड हो, खूबसूरत हो, दोनों हो तो और भी अच्छा।
तो आप देख लीजिए ना, शम्मी कपूर कितना स्टाइलिश था, एंड जेम्स डीन बोलते थे उसको, हॉलीवुड के जो जेम्स डीन है। फिर शशि कपूर, सो हैंडसम। आप मेरे वो एक जनरेशन के लड़कियों से पूछो, वो ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके घर पे पहुंच जाती थी। फिर ऋषि कपूर, सो टैलेंटेड। आप मेरा नाम जोकर देख लीजिए एज अ चाइल्ड स्टार, या तो बॉबी देख लीजिए, बाद में भी वेरी टैलेंटेड एक्टर। टैलेंट तो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। रणधीर कपूर शुरू शुरू में आए थे तो जवानी दीवानी में कितनी चली थी पिक्चर, उसके गाने कितने चले थे। अभी भी वो गाना गाते लोग, तुम कहाँ मैं यहाँ, नहीं सारे लोग, वो गाना अभी तक चलता है, और यूथ एंथम है वो गाना। उसके बाद आप ले लीजिए और कौन थे, ये भाई हो गए 3। चिंपू कपूर नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, और वो 2 लड़कियां आई जो कपूर गर्ल्स को अलाउड नहीं है पिक्चरों में काम करना, लेकिन वो आई। उनकी करिश्मा एंड करीना। बबीता जी ने डिसाइड किया कि वो आएंगे, और वो देखो कितना उनका फैन फॉलोइंग है। करीना का तो अभी भी है। करेक्ट। तो दे आर ऑल टैलेंटेड ब्यूटीफुल पीपल, तो क्यों नहीं उनको मौका मिलेगा, एंड दे आर वेल कनेक्टेड। ऋषि कपूर जी के साथ में आपका एक काफी गहरा रिश्ता था। वो वो ऋषि कपूर जी पहली बार मैं जब उनको मिला, मुझे लगा इज लाइक अ बेयर विथ अ सॉ पॉ। मतलब एक जो भालू होता है ना, और उसका इसको ये मार लगी, ये ऐसे बहुत गुस्से से डांट के बात किया करते थे। फिर मैं उनसे 2-3 बार मिला उनको। मूवी मैगजीन में हमारा एक स्कीम हुआ करता था, टॉक टू द स्टार ऑन द फोन, प्री एडवर्टाइज डेट पे। तो वहाँ आए थे, बोले मैं संडे को ही आऊँगा। तो मैं बोला संडे को तो हम लोग ऑफिस खोले नहीं, तो मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने उनके लिए स्पेशल परमिशन लेके वो खुला रखा ऑफिस। फिर आए, बोले मुझे बियर चाहिए। मैं बोला मैं दारू किसी को भी नहीं पिलाता ऑफिस में। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने उसके लिए बियर मंगाया। फिर हम लोग कुछ चीज़ें खाने की मंगाते हैं ना, कोई खाता नहीं है स्टार्स लोग ज़्यादा, लेकिन इन्हें इसने खाया, ऋषि जी ने खाया और कहा क्या मस्त चटनी सैंडविचेस है यार, कहाँ से लाया। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। देन एक बार मैं जुहू के एयरपोर्ट, नहीं सॉरी, सांता क्रूज एयरपोर्ट के यहाँ मेरे सिग्नल पे गाड़ी रुक गई, उनकी भी रुक गई। टक टक उसने मेरे इस पे नॉक किया, ग्लास पे, विंडोज पे। तो मैंने खोला, क्या स्टार हो गया क्या, पहचानता नहीं है ऋषि कपूर को। मैं बोला पहचान। नकाब पिक्चर की वो डबिंग कर रहे थे उन दिनों में, राज कपूर जी गुजर गए थे। तो मैंने चिंपू जी, मैंने एक आर्टिकल सोचा था कि चिंपू, डब्बू और ये ऋषि कपूर तीनों को बोलूँगा यू पे अ ट्रिब्यूट टू योर फादर इन योर ओन वे। तो चिंपू और डब्बू का तो हो गया। तो ऋषि कपूर के पास क्या होता है, मैं नहीं बात करेगा, मेरे को इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, ये मतलब बहुत पर्सनल टॉपिक है। मैं बोला नहीं, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरे को 2 मिल गए, मेरा आर्टिकल अधूरा रह जाएगा। तो बोला अच्छा चल मेरे घर चल, उधर बात करते हैं। हम लोग कितना वो इसका देवानंद का डबिंग पाली हिल पे ही है उनका यूनिट। तो वहाँ से हम लोग बोलता वॉकिंग चलते घर। आधा वॉक करने के बाद बोलता मैं बहुत थक गया है। मैं बोला मेरे पास तो मोटरसाइकिल थी। तो बोला बेवकूफ़, पहले क्यों नहीं बताया, इतना मेरे को पैदल करवा रहा है। फिर हम लोग उसके घर पे गए। नीतू नीतू जी आई, उन्होंने उनके लिए बॉइल्ड खाना रखा था सारा डाइट। तो उन्होंने खाया, बाद में ख़त्म हो गया ऐसे कि, और बोले कि अभी मेरा वाला खाना लाओ। फिर जो ऑयल वाला सब खाना था ना, वो तो उन्होंने डाइट का खाना भी खाया और ऑयल वाला खाना भी। ऐसे कुछ कुछ था। मेमोरीज रहती है जो हमेशा रहती है साथ में। हाँ बहुत बहुत ही मज़ेदार किस्म के इंसान थे। आई गेस वो 2021 के बाद में एक नया ट्रेंड चला हुआ था नेपोटिज्म का, हाँ, जो पहले से भी था लेकिन कभी सामने नहीं आया था। मैं तो नेपोटिज्म में यकीन ही नहीं करता। देखो मेरे पैसे हैं, मैं चाहे आप पे लगाऊं या मेरे बेटे पे लगाऊं, पैसे किसके हैं, मेरे हैं ना। अब मेरे को अभिषेक बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोलता है राकेश रोशन घर में ऋतिक रोशन बैठा है तो किसी और एक्टर के पास क्यों जाएगा, ऋषिकेश आई मीन इसको ही लेगा ना, ऋतिक को ही ऋतिक लेगा ना। विच इज़ जेन्युइन, बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है, टैलेंटेड है, घर पे अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स डिस्कस कर सकते हैं, वो क्यों जाएगा किसी और के पास। आई बिलीव अगर करण जौहर किसी पे पैसे लगाता है, पैसे उसके हैं। वो जानवी के साथ 25 पिक्चरें बनाए, उसकी मर्जी है।
वो किसी और के साथ तापसी पन्नू के साथ एक पिक्चर भी नहीं बनाए, उसकी मर्जी है। पैसे देने वाला वो, काम करने वाला दूसरा, एक दूसरे को म्यूचुअली सूट करता है। तो व्हाट इज नेपोटिज्म इन दिस? मुझे लगता है कि नेपोटिज्म का फर्स्ट इंसिडेंस हाँ, अमित कुमार जी के साथ हुआ था, जब उनका कंपैरिजन किशोर कुमार जी के साथ हुआ था। लेकिन अमित कुमार ने डिडंट डू बैडली। वो लव स्टोरी के आप गाने सुनो जो उसने कुमार गौरव के लिए गाए थे, या बड़े अच्छे लगते बड़े अच्छे हैं। लगते हैं, करेक्ट। ही इज अ गुड सिंगर इन हिज ओन राइट। लेकिन मे बी उसके वजह से आई उनको डोंट थिंक ज़्यादा किशोर कुमार नीडेड टू प्रमोट अमित कुमार, और किशोर कुमार वाज नॉट द काइंड टू प्रमोट एनीबॉडी। मुझे नहीं लगता उनके पास ले गए होंगे एक एक डायरेक्टर के पास कि इसको काम दो। मैं किसो 12th या 15 इयर्स का होऊंगा, तो हाँ, हमारे घर में एक फ्रेम आई थी, मेरे पापा को गिफ्ट मिली थी। हाँ, तो जनरली क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली वगैरह, और वो भी हम बहुत एक सेमी अर्बन टाइप सिटी में रहते थे। हाँ। तो कहाँ रहते थे, कौन सी सिटी? अकोला, अकोला में रहते। हाँ, नागपुर के पास में आता है। हाँ, हाँ। तो एक्टर्स के फोटोज या फिर एक्टर्स के फोटोज लगाना इतना नहीं अच्छा समझा जाता था। अच्छा। तो हम वो फोटो हमने एक साइड में रख दी थी, फ्रेम थी एक ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसे ही ये समर हॉलीडेज थे, तो बोर्डम में मैंने कबर्ड निकालना चालू किया। कबर्ड में देखा कि एक फोटो है जो ब्लैक एंड वाइट है और बहुत खूबसूरत है वो लेडी की फोटो। बाद में मैंने मम्मी को पूछा कि किसकी फोटो है, तो उन्होंने बोला कि ये मधुबाला की है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार इतनी खूबसूरती। हम्म। तो आप जब मिले हो, जितने भी बार मिले हो मधुबाला जी को, वो उतनी ही खूबसूरत दिखती थी। मैं मिला मधुबाला तो मेरे कुछ 20-30 साल पहले गुजर गई थी। ओह। मैं दूसरी जन मैं 82 में प्रोफेशन में आया, वो तो 60s में गुजर गई थी। लेकिन जितने लोगों से बात की है मैंने, बहुत उसकी तारीफ करते हैं। बोल, देवानंद ने मुझे बताया, बोला मैं इससे इतना परेशान हो जाता था, सीरियस सीन कर रहे हैं, बीच में हंसेगी 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 हंसेगी, तो रीटेक मांगता था डायरेक्टर। तो मैंने उनसे एक बार कहा, पहले आप बैठो, मधु बोलता था उसको, मधु बैठ, जितना हंसना है हंस ले, बाद में हम लोग शॉट लेंगे। कितना हंसना है, तेरी मर्जी है उतना हंस ले। शी वॉज वेरी गिगली। एंड लेकिन उनको हार्ट का इतना मेजर प्रॉब्लम था, शी हैड अ होल इन हार्ट। एंड उनको मुगले आजम में इतनी भारी चेन्स पहनाई, एंड शी मीन्स आदमी उठ के चल भी नहीं, बट शी वॉक्ड एंड शी डिड इट, शी डिडंट से कि मैं नहीं करूँगी। शी वॉज अ वेरी डेडिकेटेड एक्ट्रेस। और दिलीप कुमार के साथ तो उनकी कॉम्बिनेशन इतनी खूबसूरत थी, बहुत ही, दे लुक्ड वेरी गुड टुगेदर। इंडस्ट्री में आपका कोई क्रश था? क्रश? मेरा बाहर भी क्रश नहीं था, इंडस्ट्री में तो छोड़ो। नहीं, आई टू लाइक साधना अलॉट, बहुत पसंद थी मुझे। मुझे याद है हमारे बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में कभी कभी आती थी, तो मैं, उन दिनों में हम लोग रास्ते पे क्रिकेट खेलते थे, तो उनकी गाड़ी जब आती थी मैं दूर से देखता था, मैं बैट छोड़ के उसके पीछे 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 भागता था। तो वो क्या करती थी, उतरती थी, एक सिगरेट फूकती थी, क्योंकि जहाँ वो जा रही उधर अलाउड नहीं था, जल्दी से क्रश करके ऊपर जा। तो बस मैं वो उतना देख के भी बहुत खुश हो जाता था कि मैंने आज उनको देखा। तो जब मैं उनको मिला था, उनको पता चल चुका था कि आई वॉज अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हर्स। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुना है तुम्हारे घर में मेरी लंबी सी फोटो है जो तुमने लिविंग रूम में। मैं बोला नहीं नहीं, इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं किसी का भी कि उनकी ऐसे तस्वीर लगा दूँ। फैन तो मैं किसी का नहीं था, मैं आई टू लाइक सर्टेन, बट हर आई टू लाइक बिकॉज ऑल्सो एज अ पर्सन शी वॉज अ ब्यूटिफुल पर्सन। मैं उनके घर जाता था ना, हम लोग घंटों बैठे बातें करते थे। शी वॉज अ लवली पर्सन। और एक नया एंगल पे आते हैं, गुलजार साहब के बारे में क्या बताएंगे? बहुत पसंद है मुझे, उनके गाने बहुत पसंद है। घर जाएगी, फिर आंधी के सारे गाने, आंधी तो क्लासिक है, उसके एक एक सॉन्ग्स। गाना उसका, और उसके पिक्चराइजेशन आप देखो, हाँ। बहुत अच्छे हैं। और इसके क्या था पिक्चर जिसमें मौसम, हम्म। दिल ढूंढता है, लो फिर वही फुर्सत के रात दिन, बहुत है। छड़ी रे छड़ी, आपको याद है गाना? हाँ। तो उनके गाने, उनकी डायरेक्शन भी मुझे बहुत पसंद है।
बट आई थिंक मैं थोड़ा लिरिसिस्ट की तरफ उनके ज़्यादा मुझे पसंद है, थोड़ा फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। और उनका एक टेक्नीक था, वो मुझे कई पिक्चरों में अच्छा लगा, कई पिक्चरों में लगा कि ये क्यों डाल रहे। आप देखिए उनके 90% फिल्मों में फ्लैशबैक होता है, हम्म। फ्लैशबैक होगा, ज़रूर होगा। अचानक में था, मुझे याद है, इसमें भी था, मौसम में था, उसका यंग पोर्शन, फिर उसका ओल्ड पोर्शन। कजरी कजरी करके एक प्रोस्टिट्यूट का रोल किया था उसके एज अ डॉटर शर्मिला टैगोर ने। फिर परिचय में फ्लैशबैक होता है उनके पिक्चरों में। तो कभी कभी मुझे लगता है दैट स्लोज डाउन द पेस। मुझे उनकी मेरे अपने बहुत अच्छी लगी थी, इट वाज अ फैबुलस। उसमें ये था शत्रुघ्न सिन्हा, हम्म। चैनो। छेनो, करेक्ट। तब से वो फेमस हुआ था। राइट राइट राइट। मीना कुमारी थी, हम्म। उनको मीना कुमारी बहुत पसंद थी, वॉज अ बिग एडमायरर ऑफ मीना। और उनका एक गुलजार का आप देखेंगे ना, उनको मून के साथ बहुत ऑब्सेशन है गानों में। हम्म। आप उनके गाने सुनिए, मून के बारे में बहुत। चांद चुरा कर लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे, उसमें भी चांद चुरा कर लाया। देन चांद कटोरी, समथिंग इज देयर अबाउट अ बेगर सॉन्ग। फिर बहुत उनको चांद के साथ बहुत ऑब्सेशन था। और वो मैंने मेरे बुक में भी लिखा है कि उनको एक चांद के साथ बहुत पसंद। आई लाइक दिस फिल्म ही टुक आई। अच्छा, आई मस्ट मेंशन, आई ओwe माय करियर टू गुलजार इनडायरेक्टली। कैसे? एक मेरे आईएससी के एग्ज़ाम चल रहे थे, उन्होंने कहा था किसी भी हिंदी पिक्चर का रिव्यू करो, उसके लिए 50 मार्क थे। तो हम्म। मैंने कोशिश का रिव्यू किया था, दैट संजू कुमार संजीव का। उसमें वो दोनों डेफ एंड डम है, डेफिनेटली और करेक्ट। उनको लगता है कि हमारा बच्चा भी डम है। तो हम्म। वो रैटल लेकर आते हैं, ऐसे 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 करते हैं, तो बच्चा कोई रिएक्शन नहीं देता। तो लोग भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अरे रैटल में वो अंदर नहीं है जो होना चाहिए, इस बच्चे का सब ठीक है। हाँ हाँ तो वो पिक्चर का मैंने रिव्यू लिखा था। तो 100 मार्क्स का पेपर था, 50 मार्क कॉम्पोजिशन पे था। तो मैं स्कूल गया, जब रिजल्ट आई तो मेरा नाम लगा पड़ा था ऊपर, हाई स्कोरर इन हिंदी सोफा दिनेश रहेजा। तो आई ओwe it to Gulzar साहब that I reviewed his film and I got so many marks. हाँ, but I've never interviewed him, unfortunately. I've interviewed his daughter, his wife many times, Rakhi ji. I was supposed to do a joint interview with Javed Akhtar and Gulzar. I don't know what happened. क्या कहाँ कोई बात रह गई तो। आपने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं तो उसमें ऐसे कोई इंटरव्यू है कि जो आपको रिलीव करने हैं? एक इंटरव्यू मैंने श्रीदेवी के साथ किया था, गिविंग द डेविल हर ड्यू, लेकिन डेविल का देवी के बाद एल है ना, ब्रैकेट्स में डाला था। ओह। तो क्योंकि वो मतलब मोर और लेस उनका करियर एक स्टेज पे आ गया था जहाँ पे शो नो लॉन्गर कंपीटिंग फॉर नंबर 1। इतने खूबसूरत कोट्स उन्होंने नहीं दिए मुझे ना, मुझे याद है मैंने ना उसको कहा था कि मुझे ना आपके हर रोल में थोड़ा सदमा का टच दिखाई देता है। सदमा आप सरमा जानते मूवी। हैं, हाँ उसमें थोड़ा वो शी वॉज रियल ऑफ बैलेंस ना। हाँ हाँ हाँ। ऑफ बैलेंस बोलना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, शी वॉज नॉट, शी वॉज लाइक अ स्पेशल चाइल्ड। हम्म। तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा सदमा मुझे आपके हाथ पे, डोंट टेल मी बोलती है। तो वो इंटरव्यू उसने इतना दिल खोल के दिया था ना, मतलब ऐसे नहीं तो हमेशा वो थोड़ा अपने आप को, रोक के रखते। दैट इंटरव्यू शी वेंट ऑल आउट एंड स्पोक का हार्ट आउट टू मी। तो वो एक इंटरव्यू, फिर राजेश खन्ना अमिताभ का जो मैंने बोला साथ में इंटरव्यू किया था, वो बहुत अच्छा था। मेरे अनिल कपूर के साथ इंटरव्यू बहुत अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि वी यूज्ड टू स्पीक टू ईच अदर लाइक कॉलेज फ्रेंड्स। उनकी एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। मैं एक बार उनका, जब भी मैं उनका इंटरव्यू करता था ना, तो कहता था समझ रहा है ना दिनेश, समझ रहा है ना। मैंने कहा अनिल मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब समझता हूँ। फिर वो पिक्चर स्लम डॉग मिलियनेयर करके आया, तो मैं उसका इंटरव्यू करने गया था। तो बोलता है यू अंडरस्टैंड दिनेश, यू अंडरस्टैंड राइट। तो मैं बोला या आई अंडरस्टैंड। तो बाद में मेरे को पूछता है कुछ फ़र्क आया है मेरे में, तू तो इतने सालों के बाद मुझे मिल रहा है। मैं बोला हाँ, समझ रहा है, बिकम यू अंडरस्टैंड नाउ, बाकी सब सेम है। 25 ईयर्स ऑफ रेखा, जो मैंने बोला ना, 4 घंटे, हम्म। वो टाइम पे उसने मुझे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। उन्होंने
मुझे याद है मैंने पूछा था आई यू लाइक पारो ऑफ देवदास और आई यू लाइक चंद्रमुखी, बोली आई एम एन अमेलगमेशन ऑफ बोथ। वाओ। तो मैंने बोला आई यू नंबर वन टुडे? शी सेज आई मे नॉट बी नंबर वन बट आई एम गॉड्स चोजन वन। कोट्स देने में तो शी इज अ चैंपियन, नाइस। बहुत अच्छे कोट्स हैं। जो कोई मज़ेदार इंटरव्यू देता है जिनके कोट्स अच्छे होते हैं तो जैसे शाहरुख खान ने मुझे नहीं किसी इंटरव्यू में कहा था, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। हाँ, यस, ये मैं सुना था उनका कोट। और ये नेहा दुपिया ने हमको एक बहुत अच्छा कोट दिया था, उसने कहा, सब जूली पिक्चर उनकी हिट हो गई थी तो सब लोग बोल रहे थे कि सेक्स फिल्म में यार क्या है उसमें, कुछ नहीं है, पिक्चर चल गई। तो शी गेव अ कोट, ओनली सेक्स एंड शाहरुख खान सेल्स। तो उसने अपने पिक्चर को दर्जा ऊंचा कर ऊंचा दिया। कर दिया। अक्षय कुमार ने कहा था मेरे मैगजीन को कि व्हेन यू गो एट द बीच एट 4 AM देयर इज नो अक्षय कुमार, देयर इज ओनली राजीव भाटिया। राजू भाटिया। तो ऐसे अच्छे अच्छे कोट जब देते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है इंटरव्यू करने में। हालांकि मुझे मैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम डेडिकेटेड, आई एम सिंसियर, तो मेरा वर्कशॉप इसी बारे में है। मेरा एक वर्कशॉप है द दिनेश एजा वर्कशॉप, उसमें मैं मीडिया के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे कोट्स देने चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो सिखाता हूँ न्यूकमर्स को, स्पेशली जिनका इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड नहीं है। करेक्ट। और मैंने बोला कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, अभी जैसे मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया, यही सवाल कोई और करेगा ना, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि उनके जवाब इससे अलग हो, मतलब सेंस सेम हो लेकिन जो मैं वर्ड्स यूज करता हूँ, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। करेक्ट। आप अगर किसी पुराने स्टार्स को मिलते हैं, जैसे अभी अभी तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैसे अमिताभ जी हो गए, धर्मेंद्र जी हो गए, तो आपको टेम्पटेशन नहीं होता है कि चलो मैं एक इंटरव्यू ले लेता हूँ इनके साथ में? मुझे तो हर किसी के साथ इंटरव्यू करना है, आप पूछो तो, जो भी इंडस्ट्री में आता है ना, चाहे वो असरानी हो या अमिताभ बच्चन हो, आई एम वेरी क्यूरियस। मैं जानना, अभी भी मैंने सोनिया सानी का इंटरव्यू किया। अभी सोनिया सानी आप जानते हैं कौन है? नहीं। बॉबी देखी थी आपने? हाँ। उसमें जिसने माँ का रोल किया था, करेक्ट। मैं बांझ बांझ जैसे रह जाती, ऐसे कोई गाना। या आपने चाचा भतीजा देखी थी क्या? हाँ, देखिए। उसमें वो क्यूबाई चाचा क्या भतीजा हाँ गाना है ना, उधर से वो खड़ी है रहमान के साथ। हाँ 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 हाँ। तो सोनिया सनी, उसको मैं ढूंढ निकाला, कहाँ पे थी वो, गोवा में। तो आई एम क्यूरियस है, वो जो मेरे जनरेशन से पहले है या मुझसे भी जो पहले पैदा हुए हैं। मैं निम्मी को गया था मिलने को, आप निम्मी को जानते हैं? निम्मी? नहीं, अच्छा। सॉरी। तो मैं तो उनको ढूंढ निकालता हूँ कहीं से भी, जिज्ञासा है मुझ में उनके बारे में जानने की, ना सिर्फ एक्टर्स के बारे में, एक्चुअली पूछो तो लोगों के बारे में भी। वो मुझे लगता है वो आप शायद 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 आप आगे चल के वो सवाल करें कि जर्नलिस्ट को क्या चाहिए, होना चाहिए। तो जर्नलिस्ट को जिज्ञासा होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन अनदर्स लाइफ, नॉट कि मेरे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए तो अभी हो गया मेरा इंटरव्यू। मैं तो तह तक जाना चाहता हूँ, जानना, आई मीन कोशिश करता हूँ जाने की कि व्हाट इज द कोर ऑफ दिस पर्सन, ये है क्या। तो उसके लिए फिर कभी कभी कुछ लोग होते हैं हाँ ना में मोनोसिलेबल्स में जवाब देते हैं, तो मैं उनको 100 सवाल पूछूंगा जब तक एक लाइन का एक अच्छी लाइन नहीं मिले उनसे। फिर लोग तो वो लाइन ही पढ़ते हैं, उनको क्या पता कि इसके पीछे मैंने 100 सवाल किए हैं। दैट्स ट्रू। जैसे आपने बात की है अभी कि जर्नलिस्ट के बारे में, तो आज मुझे दो टाइप के जर्नलिस्ट दिखते हैं स्पेसिफिकली अबाउट हिंदी सिनेमा। कि एक रहते हैं जो रिव्यू करते हैं, काफ़ी बार वो फ्रीलांसर रहते हैं, हम उनको जर्नलिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक पार्ट समझ लेते हैं उनको। नहीं नहीं, रिव्यूअर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट। ओ। रिव्यूअर को आप इनफैक्ट उसके देखने से लोग पिक्चर देखने जाते हैं, नहीं जाते। ओके। और सेकंड है जो एक्चुअल में इंटरव्यूज देते हैं एक्टर्स के साथ में वगैरह। तो जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी कम ऐसे इंटरव्यूज होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं। ऑब्वियसली आजकल ज़्यादा पॉडकास्ट चलते हैं। आजकल टाइम ही नहीं देते ना उन लोग हमको। करेक्ट। कितना टाइम देते हैं? मैं कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू कर रहा था, तो बीच में आजकल बोलते पैच पैच ऑन, मतलब वो उनकी मैनेजर भी सुन रही है इंटरव्यू आप कर रहे हो, तो मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन वो करते हैं।
तो एट द 1 घंटे के बाद उसकी जो भी है मैनेजर ने उसने कहा इंटरव्यूज ओवर। मैं बोला कार्तिक इज द इंटरव्यू ओवर? बोलता है नो। तो हम लोगों ने फिर और बात की। आई डोंट वांट टू मेक दैट पर्सन फील स्मॉल, लेकिन अभी मैं इतना सीनियर राइटर हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, उसके साथ बात कर रहा हूँ, अच्छा सा इंटरव्यू चल रहा है, टाइम क्यों देखना उस वक्त? बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा था, ही वॉज स्पीकिंग वेरी ओपनली टू मी। तो ये मुझे ये जो मैनेजर वाला सिस्टम आया है ना, ये मुझे कम समझ में आता है। क्या आर्टिस्ट खुद नहीं डिसाइड कर सकता उसको कितना बोलना है कितना नहीं बोलना? और यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। एक वो उस दिन मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था, उसमें बीच में बोला यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, पर उस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ऐसे प्रॉब्लमेटिक, आई शुड नॉट आई आस्क दैट क्वेश्चन। और मैं सब आर्टिस्ट को जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करने जाता हूँ उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैं जो मेरे दिल में आया वो पूछूंगा, आपको नहीं जवाब देना है तो बोलना डू नॉट यूज दैट क्वेश्चन इन द कॉपी। मुझे घर यही फीलिंग लेके नहीं जाना चाहिए कि अरे पूछा होता तो शायद जवाब दे देते। करेक्ट। दैट फीलिंग शुड नॉट कम इन मी। ट्रू। अगर आपको किसी का पॉडकास्ट करने का चांस मिले, हाँ तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप पॉडकास्ट करना चाहोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ आज वो हमारे साथ में है या नहीं है? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे कौन से लोग हैं? I would love to do a podcast with Satyajit Ray, 100%. Rishikesh Mukherjee, 100%. Then even Gulzar Saab. Then of course Dhanmendra, Dimple, Sadhna. Uh, मेरी एक आदत है, मैं जी नहीं बोलता हूँ, लेकिन इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट रिस्पेक्ट देम, आई कीप देम इन वेरी हाई एस्टीम, लेकिन मुझे जी बोलने की आदत नहीं। मुझे भी कोई, इनफैक्ट आई लाइक देवानंदी से डोंट कॉल मी देव साहब, कॉल मी देव। तो मैं उनको देव बुलाता था और वो मुझे दिनेश बुलाते थे। अमिताभ भी मुझे दिनेश बुलाते, मैं उनको अमिताभ बुलाता हूँ। तो इट्स जस्ट, बट अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स नोबडी, यू कैन गेट अ बेटर पॉडकास्ट देन अमिताभ बच्चन। शाहरुख, वेरी गुड। सो ऐसे बहुत सारे नाम एक्चुअली, मैं जिनके नहीं लूंगा फिर उनको बुरा लगे, बिकॉज दे आर सो गुड। आई वुड हैव लव टू डू अ पॉडकास्ट विद टू पीपल वाई एसेंट्रिक स्लाइटली, किशोर कुमार एंड राजकुमार। ओह, क्यों ऐसा? किशोर राजकुमार कुमार का के तो मैं बारे में समझ मैं सकता हूँ। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, और ये मुझे हाँ। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, लाइक साधना जी ने बताया। बोले एक दिन राजकुमार जी मेरे घर पे आए थे, बोले मुझे आपके हस्बैंड नैयर साहब से मिलना है। मैंने बोला वो तो नहीं है, आप मेरे साथ बैठे हैं, हम लोग कुछ बातें करते हैं जब तक वो आ जाएंगे। तो 1 बज गया और वो आए नहीं यार नैयर साहब। तो साधना जी ने बोला कम हैव लंच विथ मी, पॉटलक। पॉटलक मतलब जो घर पे हैं वो खाएंगे। तो राजकुमार ने उससे कहा आपसे 2 बातें हंसकर क्या कर ली जानी, आप सोचते हम आपके साथ खाना भी खा लेंगे? तो साधना ने उसको लगा गेट आउट ऑफ माई। तो आई वुड लाइक टू मीट हिम। मेरे पार्टी पे आया था, मुझे नहीं लगा वो आएगा, वो जाते नहीं है, मैंने फिर भी एक कार्ड भेज दिया था। तो रेड ब्रोकेट का जैकेट पहन के, टाइट पैंट्स, नीचे राइडिंग शूज, हॉर्स राइडिंग वाले जो होते हैं। बहुत अजीब और गरीब इंसान है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ दिस, व्हेन एनीबडी इज अनयूजुअल और फैसिनेटिंग, यू वांट टू इंटरव्यू दैट पर्सन। आज के जो पॉडकास्ट है, जैसे चलते हैं अलग अलग, आप पॉडकास्ट देखते भी होंगे, आपको कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है अ, थोड़ा सेंसेशनलिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब समथिंग जिसको उछाला जा सके ना। हम्म। तो वो ठीक है, वो भी एक आध क्वेश्चन ठीक है। आई लाइक टू, लाइक आई सेड, गेट टू द कोर ऑफ द पर्सन। मैं ऐसे सवाल करता हूँ। अब मेरे नेव्यू के साथ मैंने किया है एक पॉडकास्ट बहुत पहले, मेरे चैनल के लिए, रॉक विद डी आर यूट्यूब चैनल। मेरे को बाद में बोलता है मेरा नेव्यू, चाचा आप तो सब पूछ डालते हैं, जो आपको अंदर की बात है वो भी पूछ देते हैं आप, जो हम लोग को सिर्फ मुझे और आपको मालूम है। मैं बोला अगर तेरे को एतराज़ है तो मुझे बोलना चाहिए था कि मुझे इस पे नहीं बात करनी है ना। नहीं नहीं, बट इट इज़ वेरी ऑनेस्ट। बोलते हैं आपका वर्कशॉप भी ऐसे है, यू डोंट कीप एनी एस अप योर स्लीव, मतलब सब फैला देते, जितना आपको आता है ना आप बांट देते। तो मुझे ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बात कही थी, मैंने उनसे कुछ फ़ोटो लिए थे, लौटा रहा था, बोलता है क्या ले फ़ोटो वापस कर रहे हो, सब ले जाओ, मेरी मेमोरीज भी ले जाओ। अब कितने दिन हूँ मैं,
तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, ले जाओ यार, जो मुझे जितना आता है, जितना मैं वर्कशॉप में दे सकता हूँ, ले जाओ सब मुझसे। तो आज का ये हमारा एक पॉडकास्ट था जी। कि वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों के बारे में हम बात कर सकते थे, काफ़ी ज़्यादा डीप बात कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉइंट्स लेके साथ में एक पॉडकास्ट को आगे बढ़ाना था। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मुझे ये पॉडकास्ट मैंने क्यों किया आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने एक किरण गुप्ता के साथ एक पॉडकास्ट किया था। हाँ, तो मैंने वो पॉडकास्ट जब देखा, मैंने कहा इनके साथ तो मुझे पॉडकास्ट करना ही है, थैंक यू सो मच सर। इसलिए मैं आया हूँ। एंड आई एम यू प्रूव्ड इट राइट कि मैंने सही डिसीजन लिया। थैंक I'm यू sorry. सो मच सर। Thank you. वेरी काइंड वर्ड्स। Thank you so much. It was a थैंक यू। pleasure. बॉलीवुड ऐसी एक इंडस्ट्री है या फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम प्रॉपरली कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे जितना बात करोगे उतना कम ही है। इसीलिए ये पॉडकास्ट में हमने कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फिल्म्स, कुछ इवेंट्स इनको कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके घर के जो भी एल्डरली पर्सन्स है उनको ये वीडियो दिखाओ और जो यंग जनरेशन है उनको भी दिखाओ, क्योंकि जो गैप है यंग जनरेशन और एल्डरली जनरेशन के बीच में वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमें गेस्ट सजेस्ट कीजिए। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।